तो लास्ट हमने क्या 5 है, 5 रेट्स हो गई थी हमारी। तो अनुच्छेद कहाँ गया भाई, ठीक है, रेट्स हमने सारी कर ली थी। उसके बाद हमें अनुच्छेद 33, 32, 4 क्या लिखा है ये मैंने बता, 33 से करना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 33 से करना ही हमारे पास लास्ट कुछ हिस्से हैं संविधान आपके मौलिक अधिकार के। अनुच्छेद 33 क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 33 कहता है संसद को अधिकार है कि वह चलिए देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 33 हमने अनुच्छेद 32 तक किया था। लास्ट हमारे पास जो आपको संवैधानिक तौर पे आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं उसका अधिकार देता है। अब 33 से कहता है संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में नियुक्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करने और उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है या जो भी केस है। सिंपल सी बात है, समझिए। पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स हो गया, आपके पास नेवी हो गया, BSNL, MTNL हो गया, क्योंकि ये कहलाते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नहीं होंगे तो देश की सुरक्षा, मानो इमेजिन करो आर्मी वाले हड़ताल में बैठ गए, हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा, तो सीमा की सुरक्षा कौन करेगा? तो कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पे आपके मौलिक अधिकार नहीं होते। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि पुलिस वालों की ट्रेड यूनियन है या आर्मी की ट्रेड यूनियन है, इनकी होती ही नहीं है। इनके अलावा बाकी सरकारी संस्थानों में ट्रेड यूनियन मिलती है, जैसे बैंकर्स की ट्रेड यूनियन होती है। इसलिए आपको पता रिसेंट में या प्रीवियस ईयर केस, एक केस हुआ था, साकेत कोर्ट का केस है शायद, वहाँ पे वकीलों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के पेला सबको। SP भी थी, एक महिला थी, उसे बड़ी मुश्किल से बचाया, वरना उसे भी भर के पेल देते ये लोग। तो कुछ विवाद हुआ होगा वकीलों के बीच में, पुलिस वालों के बीच में, दिल्ली पुलिस के लोग। तो जो दिखा साकेत कोर्ट या पटियाला कोर्ट जो भी था, जो दिखा उस परिसर में सबको पेला। जो पुलिस वाला देखा पिटा वो भर भर के। उसके बाद क्या हुआ? अब फ़र्क क्या है, क्योंकि वकीलों की होती है यूनियन, वकील ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनकी यूनियन होती है। सबसे बड़ी बात, कोई भी आपको कार्रवाई करनी है कानूनी तो आपको जाना न्यायालय ही पड़ेगा, तो वकील ही करता है। उनको ये बात पता है। तो सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई पैदा हुआ है तो वकील पैदा हुआ है, और सब नेता भी वही बनते हैं। बहुत टाइम होता है ज़िंदगी में। सो अब क्या हुआ, जितने भी आपके पुलिस वाले थे वो सारे धरने में बैठ गए ITO पे दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है था, अब तो उस वजह से शिफ्ट हो गया है। तो पॉइंट क्या था, क्योंकि उनकी कोई यूनियन नहीं है, तो पुलिस वालों को जिन्होंने भी पेला, वो उनकी कोई यूनियन नहीं है, तो क्या है, वो कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? इंडिविजुअल केस लड़ेंगे। इंडिविजुअल केस लड़ने के लिए आप FIR कर सकते हो, लेकिन जाना तो आपको न्यायालय ही पड़ेगा, और न्यायालय में वकील ही बैठा होगा, और जज ज़्यादातर थोड़े वकीलों और जजों के लिंक अच्छे होते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं। पुलिस वालों को तो कोई नहीं जानता। तो पॉइंट ये है कि वहाँ पे उनके पास कमजोरी थी। अब उन्होंने धरने प्रदर्शन करे, वहाँ पे कमिश्नर पुलिस आया, उसने वादा करा, पर कुछ खास हुआ नहीं, होगा भी नहीं। ये पावर का चरित्र है, यही हमने पढ़ा था। अगर आपको अनुच्छेद 14 याद हो, जब हम कानून के राज पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको सॉफ्ट स्टेट समझाई थी। ये है जो ताकतवर है वो कमज़ोर को पीटता है, चाहे वह पुलिस वाले ही क्यों ना हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो अनुच्छेद 33 क्या कहता है? ये प्रतिबंधित है, जितने भी आपके सुरक्षा संस्थान होते हैं वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो किसी भी तरह का यूनियन या ग्रुप या कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वही धरने प्रदर्शन में बैठ जाएंगे तो बाकियों का कौन हितों का ध्यान रखेगा? केस कर सकते हैं वो अलग बात है। और ये अधिकार कहाँ से वंचित होते हैं? अनुच्छेद 33। तो कहने का मतलब मौलिक अधिकार भारत में सबके पास है, सिवाय कुछ सरकारी अधिकारियों के, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, या टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हो गई वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 किसकी बात करता है? मार्शल लॉ। एक शब्द जो पाकिस्तान में बहुत फेवरेबल है,
बांग्लादेश में भी बहुत मज़े में इस शब्द का इस्तेमाल होता है। हमारी किस्मत अच्छी है कि भारत में कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा है, और ना ही लगे तो अच्छा है। क्या होता है मार्शल लॉ? इसमें शायद इसकी परिभाषा कहीं नहीं है। इस अनुच्छेद के तहत जब किसी क्षेत्र में सेना विधि या सैन्य विधि प्रवृत्ति हो तो मूल अधिकारों पर जो भी है निर्बंध लगाया जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। सीधी सी भाषा में मार्शल लॉ का मतलब होता है जब जो आपका सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जब आपका सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाता तो आर्मी को बुलाया जाता है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसे बोला जाता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ किसी इलाके पे भी लग सकता है और पूरे देश में भी लग सकता है। ठीक है, जैसे हमारे आपातकाल लगता है, आपातकाल मार्शल लॉ में फ़र्क है। आपातकाल में शक्तियाँ रहती आपकी सरकार के ही पास हैं, आपके चुने हुए नेताओं के पास ही हैं। बस फ़र्क ये है कि आपातकाल में सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाती है? राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहने पर उनका संचालन करता है। जो हमारा संघवाद है सब कुछ खत्म हो जाता है, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में लीन हो जाती हैं और उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री करता है। मार्शल लॉ अलग है। मार्शल लॉ के ऐसा सिनेरियो जहाँ पे सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाती हैं? आर्मी के पास चली जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत मार्शल लॉ लगे, जो तख्ता पलट होता है पाकिस्तान में मार्शल लॉ से। जैसे अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ किसकी वजह से हुआ? मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ समझ में आया? मार्शल लॉ एक ऐसा सिनेरियो है जो भारत में बहुत अच्छा है कि कभी लगा नहीं और ना ही लगे तो अच्छा है। मार्शल लॉ एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे किसी छोटे इलाके में, बड़े इलाके में या पूरे देश में अगर वहाँ का सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उस केस में आर्मी को बुलाया जाता है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। रॉयट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरना हो रहा है, सरकार रोक नहीं, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, भर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तोड़ा फोड़ी चल रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही, मतलब पुलिस वगैरह बिल्कुल फेल हो गई है। ऐसे केस में आर्मी को बुलाया जाता है। इंडिया में आर्मी को बुलाया जाता है पर फ्लैग मार्चेस के लिए आर्मी आती है, मेंटेन करती है, लेकिन सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हटा है इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट में एक आध जगह पे हुआ होगा तो बात अलग है। ठीक है, पर कहने का मतलब देश में आज तक अब हमारे मार्शल लॉ नहीं लगा है, और ना ही लगे तो और भी बढ़िया रहेगी बात। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अरे यार, ठीक है, पर याद रखिएगा मार्शल लॉ ना ही संविधान में परिभाषित है ना ही किसी कानून में परिभाषित है, क्योंकि कभी लगा ही नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें से परिभाषित करने की। ना संविधान में भी देखिए कहीं नहीं लिखा मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, पर जो बाकी देशों में हमने देखा है मार्शल लॉ, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं मार्शल लॉ कैसे काम करता है। ठीक है, तो पर यहाँ पे बस इतना लिखा कि मार्शल लॉ के दौरान आपके संवैधानिक अधिकारों का कुछ हनन हो सकता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे सर्वोच्च न्यायालय हमारा आज़ाद है, वो 2 मिनट में कह देगा कोई अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 कहता है संसद को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विहित करे और इसके लिए कानून बनाए। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। नोट, केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्या पता नहीं, मेन बात समझे। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? आपका जो मौलिक अधिकारों का जो भाग है उसमें जो प्रावधान है उनको कौन लगा सकता है? संसद। तो आप याद रखिएगा मौलिक अधिकारों के केस में उनको दंडात्मक बनाने के केस में केवल संसद ही कानून बना सकती है, विधानमंडल कानून नहीं बना सकते, विधानसभा कानून नहीं बना सकती। ठीक है, ये मतलब है इसका। स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद लास्ट इसने लिखा है कुछ ऐसे अधिकार जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। ये कुछ अधिकार हैं आपके पास। ठीक है, देख लेना, इन्हें रट लेना कौन कौन से अधिकार हैं जो भारतीयों को नहीं है, विदेशियों को हैं, विदेशियों को नहीं है, भारतीयों को है। नहीं, 35 वाला संसद के लिए, उसके आगे वहाँ लिखा हुआ है, वो आगे है। ठीक है, वो नोट वहाँ से स्टार्ट हो गया एंड तक है कुछ। अनुच्छेद 35, हाँ, अनुच्छेद 35 संसद को ये शक्ति देता है कि वो जितने मौलिक अधिकार हैं उनको दंडात्मक बना सकता है। जैसे अनुच्छेद 17 में
मैंने पढ़ाया था, जो 2017 में आपका बना था SC/ST का कानून जो है, या सिविल राइट्स एक्ट, किसके तहत बनाया है वो? अनुच्छेद 35 के तहत, या आर्टिकल 18 हो जाए आपका, अनुच्छेद 18 हो जाए। तो याद रखना, जो आपका मौलिक अधिकार है उसको प्रभावी कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। तो उसको निष्क्रिय भी कौन कर सकता है? सिर्फ संसद कर सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत। मैंने बताया संविधान में संशोधन, हमने अनुच्छेद 13 पढ़ा था अगर आपको याद हो, अनुच्छेद 12 और 13 दो हमने अनुच्छेद, अनुच्छेद 13 खास कर अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संसद के पास ये शक्तियाँ हैं कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संशोधन आपका मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान सरकार पर शक्तियाँ हैं कि वो मौलिक अधिकारों को भी खत्म कर सकती है। जैसे करा आपका अनुच्छेद 31 याद है, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वीं संवैधानिक संशोधन जो आपका अनुच्छेद 368 के तहत आई थी। तो याद रखना कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद मौलिक अधिकारों को लागू कर सकती है, दंडात्मक बना सकती है, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों को ख़त्म करना है या हटाना है या कमज़ोर करना है तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद लगेगा? 368। लेकिन कोई भी अनुच्छेद इस्तेमाल कर लो, आप संविधान की मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैंने कहा था संविधान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उन्हें छेड़ दो या उन्हें हटा दो तो संविधान ही बदल जाता है। तो सरकार ने क्या हमने करा था, अगर आपको याद हो, केशवानंद भारती केस लिखा है हमने, जिसमें मूल संरचना का आपका क्या बोलते हैं डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ था। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारे ख़त्म होता है जो भी है। अब अगला आते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देख लेते हैं क्या ड्रामा है। तो भाग 4 आपका है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि संसद के पास जब हमारी क्या होता है संविधान सभा थी, उसके पास बहस में एक सवाल गया, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हम तुरंत दे सकते हैं, पर कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिनको हम तुरंत नहीं दे सकते। जैसे शिक्षा का अधिकार जो आपका है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 आपका है निजता का अधिकार और जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21A है आपका शिक्षा का अधिकार। किसका मतलब? ऊपर जो हेडिंग डाली है, देखो 2 हेडिंग है इसमें, दोबारा देख लेते हैं जो इन्होंने नोट में लिखा है ना। देखो नोट में पहली हेडिंग कहती है केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ये वो अधिकार हैं जो नागरिकों के पास है, विदेशियों को नहीं मिलते, ये वो अनुच्छेद है। उसके बाद लिखा है नागरिकों के साथ विदेशियों को भी जो अधिकार मिलते हैं, ये अनुच्छेद वो हैं जो भारत के नागरिक हो या विदेशी दोनों को मिलता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया था अधिकार क्या होता है, अधिकार नागरिकों का क्लेम होता है सरकार की शक्तियों के विरुद्ध। पर कुछ धीरे धीरे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा है, बहुत से अधिकार इसमें जो केवल नागरिकों के लिए हैं। एक कंसेप्ट में देखा जाए तो अधिकार सिर्फ नागरिकों का ही होता है, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने धीरे धीरे क्या करा, बहुत सारे केसेस में इन अधिकारों को बढ़ाता चला गया, और बहुत सी ये अधिकार हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा है, विदेशियों को भी दे दिया। हालांकि अगर प्रॉपर देखा जाए तो अधिकार केवल नागरिकों का ही होता है। मैं आपको समझा था, अगर आप पे नागरिकता नहीं है तो आप संविधान के तहत काउंट नहीं हो रहे, और अगर आप संविधान के तहत नहीं हो तो ना आप पे अधिकार होगा ना आप पे कर्तव्य होंगे। अधिकार कर्तव्य कुछ भी हो आप पे तब लगता है जब आप इस संविधान के क्या हो, मेंबर हो। कैसे बनते हैं मेंबर? सिटीजनशिप, बताया था ना, वो सीन है। पर कोई ये सारे अधिकार किसने दिए हैं इनको? सर्वोच्च न्यायालय ने। डिफरेंट केसेस में इनको बढ़ाता चला गया और देता चला गया। क्या हिस्ट्री तो है? कौन हिस्ट्री दोहरा रहा है? अच्छा, इधर कब्जा करने का। अच्छा, उस सेंस में आप कह रहे हैं इतिहास दोहरा रहे हैं। पहले अच्छा लगता है आपने वो मूवी देख ली, वो देखा है क्या, वो क्लिप देख ली होगी शायद आपने उसकी, चाणक्य की। विदेशी आक्रांता आएंगे, अभी आप उन्हें जगह देंगे, फिर वो धीरे धीरे नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, होता है, देखो ये पूरी दुनिया में होता है। अब ये पता सबको लिए करना पड़ता है, हम उनके लिए कर रहे हैं तभी वो हमारे लिए करेंगे। भारतीय भी तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ऐसे अमेरिका वाले बोले भागो बेटा यहाँ से।
नागरिक नहीं है वो। कहाँ हटा सकते हैं? डिपोर्ट बिल्कुल कर सकते हैं। ये इसलिए है कि आपको अब्यूज़ ना करा जाए। मान लेते हैं आप विदेशी नागरिक हैं, तो आपको जीने का अधिकार तो होना चाहिए ना, कि मन चाह शूटिंग प्रैक्टिस चल रही है ठोक डालो, ऐसा थोड़ी ना होता है। पर समझिए, अगर वो नागरिक बन जाएंगे तब उनको बाकी अधिकार मिलेगा। नागरिकता के हमने तरीके बताए थे, नागरिक बनोगे तब मिलेंगे। लेकिन ये अधिकार तब है जब आप वीज़ा वगैरह पे आए हैं, तो आपको कुछ अधिकार तो होने चाहिए। जैसे ही वीज़ा एक्सपायर होगा आपको उठा के फेंक दिया जाएगा देश से बाहर, जैसे भारतीयों को फेंक देते हैं अमेरिका। बहुत से लोग इलीगल घुसते हैं अमेरिका में, मतलब भारतीय बहुत घुसते हैं इलीगल अमेरिका में। क्यों घुसते हैं? वही मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जो नागरिकता में जो क्या बोलते हैं बाय बर्थ, उनका एब्सोल्यूट बाय बर्थ है, ठीक है। तो लोग घुसने की कोशिश करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये अब ये क्यों ड्रामा करा हमने, क्या मतलब था ये दो दो भाग बनाने का, एक में रख लेते। पॉइंट ये था, जैसे मैंने आपको बताया शिक्षा का अधिकार, तो बाल गंगाधर तिलक के टाइम से चला आ रहा है। उन्होंने बोला था कि हमें भारत में हर नागरिक को वयस्क शिक्षा देनी चाहिए, मतलब वो जब तक पढ़ना चाहता है तब तक उसे पढ़ा। वो तो डिग्री तक बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसमें लगता है पैसा। और देश हमारा अब 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 तक पहुंचा। हमारा 3 साल पुराना देश था, 47 से 50 तक 3 साल हुए देश को चलते चलते। उसमें तुम उम्मीद करते हो कि सरकार पे इतना पैसा होगा कि हर व्यक्ति को शिक्षा दे सके, नहीं हो सकता था। समझिए, जब अंग्रेज गए थे पैसा कम था, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। अंग्रेज एक ऐसा देश छोड़ के गए थे जिसमें ना ही शिक्षा थी ना ही संसाधन थे। हम पे इंडस्ट्रीज़ नहीं थी किसी भी तरह की, जो छोटी मोटी थी वो थी जो अंग्रेज चलाते थे। हम पे रेलवे था, लेकिन वो भी अंग्रेज़ों के लिए बनाया है, वो रेलवे था, हमारे हिसाब से नहीं बनाया गया था रेलवे को। तो जो भी हमारे पास सामान था वो अंग्रेज़ों ने बनाया ज़रूर था, लेकिन वो हमारे लिए नहीं बनाया गया था। अब हमें वही जो बचा कुचा छोड़ा उसका इस्तेमाल करना था। दूसरा, हम बहुत ही पिछड़े थे। आपको पता होगा जो भारत में शिक्षा दर था वो लगभग 17% था, जो आज 74 है। हाँ, 74। 2011 के मुताबिक 74। अभी 2021 का सेंसस नहीं आया है, देखते हो क्या बताता है, पर बढ़ ही गया होगा। तो लास्ट है 74 पहुँच गया हमारा। जब भारत अंग्रेज गए थे भारत से तो कितना था? सिर्फ 17 पुरुषों में, 6% महिलाओं में था। ऐसा देश वो छोड़ के गए थे। जैसे गांधी जी कहते भी थे, जिस दिन अंग्रेज चले जाएंगे, तो अंग्रेज जब जाएंगे तो भारत में जो उन्होंने कूड़ा फैलाया है, करकट फैलाया है, वो हमें तब दिखेगा, और उसे समेटते समेटते हमें सालों लग जाएंगे। वही अभी अब तक हम समेट रहे हैं। पॉइंट ये था, ये वो अधिकार हैं जिन्हें आप नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये भी एक प्रकार के अधिकार हैं। लेकिन ये वो अधिकार हैं जो हमारी संविधान सभा को लगा कि अभी नागरिकों को देना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्योंकि अधिकार के केस में क्या होता है, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाके बोल सकते हैं कि इन अधिकारों को लागू किया जाए। आप मांग कर सकते हैं, संवैधानिक आपके जो मूल अधिकार है उसकी आप मांग कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 आपको याद होगा, अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जाके बोल सकते हैं कि मेरे इन इन अधिकारों का हनन हो रहा है, इसको लागू किया जाए। तो ऐसे में मान लो अगर आपको मैं शिक्षा का अधिकार दे देता तो फिर क्या होता? आप सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते, कहते हैं मुझे डिग्री करनी है, पैसा नहीं है, करवाओ। और सरकार पे पैसा था नहीं वाकई में। तो हमने क्या करा, हमने अधिकारों को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जैसे BN राव, कौन है BN राव? रिवाइज किया है कुछ? हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं। एडवाइज़र थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। तो उन्होंने एक एडवाइस दी थी, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अम्बेडकर को एडवाइस दी गई थी कि एक काम करते हैं सर, इनको क्या करते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो हम पे चार्टर ऑफ राइट्स है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो अधिकार जो हम तुरंत दे सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर आपके आते हैं क्या बोलते हैं उसे, सिविल राइट्स। सिविल राइट्स का मतलब होता है हर वो अधिकार जो आपको एक सिविलाइज लाइफ जीने के लिए, जैसे वोट देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सारे ईजी हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना। मुझे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना, बस मुझे ये बोलना है कि किसी के खिलाफ भेदभाव मत करना। मुझे आपको अगर क्या बोलते हैं धर्म का अधिकार देना है, धर्म की स्वतंत्रता देना है, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। आपका धर्म की स्वतंत्रता जो मानो मानना है, अगर आपको मंदिर बनाना है बनाओ, मस्जिद बनाना है बनाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो जो आपके मूल अधिकार है ना, वो अधिकार है जिसमें सरकार पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, उसमें कोई खर्चा नहीं आता सरकार का। ये जो है आपके नीति निर्देशक तत्व, ये वो अधिकार थे, अगर इन्हें दे दिया जाए तो सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, वो भी बहुत सारा। जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मतलब समझ रहे हैं, हर नागरिक को आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, वो भी कानूनन तौर पे। तो सरकार को उसके लिए स्कूल बनाना पड़ेगा, स्कूल के बाद टीचर चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, कहाँ से लाएगी? जब देश आज़ाद हुआ हम पे कुछ भी नहीं था, आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आई?
तो इसलिए अधिकारों को हमने दो हिस्सों में विभाजित किया। एक आपके मौलिक अधिकार बन गए, वो अधिकार है जिनमें सरकार को कोई खास खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बाकी जितने अधिकार हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, वो सारे किस में आते हैं? वो आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब ये मानिए संविधान सभा ने उन अधिकारों को यहाँ लिख दिया है और वो ये उम्मीद करती है कि आने वाली सरकारें इन अधिकारों को यहाँ से उठा के मौलिक अधिकार में डालती चली जाएंगी। जैसे हुआ आपके साथ, बहुत से अधिकार हैं जो यहाँ लिखे थे जो आज आपके मौलिक अधिकार भी बन गए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनुच्छेद 21A। शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन अब उसे क्या बना दिया गया? एक मौलिक अधिकार। इसी तरह से मनरेगा, जो मनरेगा के तहत 100 दिन की सरकार गारंटी देता है एम्प्लॉयमेंट का, वो भी क्या इसके तहत है? वो नीति निर्देशक तत्व में लिखा है, लेकिन अब सरकार पे पैसा आ गया तो सरकार को लगा अब हम कर सकते हैं। या आपका क्या होता है सूचना का अधिकार, या सब जो आपका इक्वल पे है, जो कानून बनाया गया कि महिला और पुरुष जो है उनको क्या दिया जाएगा? समान वेतन दिया जाएगा। या इंदिरा गांधी ने जो कोशिश की थी अमीरों को टैक्स लगाने की, वो भी इसी के तहत है। बात समझ में आई? तो ये नीति निर्देशक तत्व है। अब देख लेते हैं इसमें है क्या। इसमें लिखा क्या है, कहाँ से प्रेरित है ये? ऐसा बोला जाता है ये आयरलैंड से प्रेरित है। उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। जैसा मैंने आपको समझा, इसमें कौन सा अधिकार है? आर्थिक और सामाजिक। तो आपके राजनीतिक अधिकार कहाँ आते हैं? मौलिक अधिकारों में। और जो आपके आर्थिक और सामाजिक अधिकार हैं वो आपके हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, बस बात समझ में? इस तरीके से अधिकारों का विभाजन करेंगे। प्रकृति क्या है? गैर न्यायोचित है। मतलब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाके मांग कर सकते हैं मेरे अधिकारों को बचाया जाए या इम्प्लीमेंट किया जाए। नीति निर्देशक तत्व में आप मांग नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने अनुच्छेद 16-15 में भी समझाया था। जो स्टार्टिंग के अनुच्छेद 16-15 में जो 1-2 है, वो कहता है कि सरकार किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगी, सरकार सबको नौकरी में समानता देगी। लेकिन उसके बाद वाले जो अधिकार हैं वो क्या कहते हैं? वो सरकार को शक्ति देते हैं आपको कुछ देने के लिए। मतलब अनुच्छेद 15(3) के तहत सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ये सरकार की शक्ति है, आपका अधिकार नहीं है। इसी तरह से ये क्या गैर न्यायोचित है। आप न्यायालय जाके ये नहीं बोल सकते कि मेरे डीपीएसपी को लागू किया जाए। वो सरकार के ऊपर, अगर सरकार का मन होगा तो वो करेगी, सरकार में पैसा होगा तो वो करेगी। आप मांग नहीं कर सकते किसी से। बात समझ में आई? मतलब इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगला, नीति निर्देशक तत्व तो देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। ऐसा अंबेडकर ने कहा था। जब अंबेडकर से सवाल पूछा गया कि ये क्या बकवास करी तुमने, कि ये तुमने रखा ही क्यों, मेन बात ये थी संविधान कोई कचरे का डिब्बिन तो है नहीं, कोई डस्टबिन तो है नहीं, कुछ भी डाल रहे हो। अगर ये कानूनी तौर पे वैलिड है ही नहीं, लीगल है ही नहीं, तो काहे रखा हुआ है यहाँ पे? बाद में सरकारें अपने कानून बनाती रहती, इसको नहीं रखते यहाँ पे। तो उसमें अम्बेडकर जी ने जो बात बोली थी कि नीति निर्देशक तत्व बेशक न्यायालय में क्या बोलते हैं, लागू, न्यायालय में इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन जनता का जो न्यायालय होगा, जनता का जो कोर्ट है, वहाँ पे ये इन्फोर्सिएबल है। क्योंकि भारत में जितनी गरीबी भुखमरी है, कोई सरकार नीति निर्देशक तत्व को अनदेखा नहीं कर पाएगी। जबकि ये कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकते, लेकिन सरकारों पर दबाव बना रहेगा इसके कारण। बात समझ में क्यों रखा गया इन्हें इसलिए रखा गया क्योंकि कानूनी या न्यायालय पे तो जाके आप इन्हें लागू नहीं करवा सकते, लेकिन सरकार इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन के दौरान यही तत्व सरकार को मजबूर करेंगे कि इन्हें लागू किया जाए। वही पॉइंट ये कहना चाहता है कि नीति निर्देशक तत्व शासन में क्या है, मूलभूत स्थान रखते हैं। ठीक है, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो कानूनी तौर पे नहीं है, पर राज्यों के लिए एक प्रकार से आप बोलिए जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्यों के ऊपर ड्यूटी है, ये राज्यों के कर्तव्य हैं कि ये सारे कर्तव्य राज्य को पूरे करने हैं। हमारे भी कर्तव्य हैं जो इसके बाद आएंगे, जो इंदिरा गांधी ने डाले थे बाद में। ठीक है, केटी शाह ने क्या बोला, यह है एक चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। वही जो मैंने आपको समझाया। ये क्या कह रहा है कि आपको एक ब्लैंक चेक मैंने दे दिया, उसमें लिख दिया है इस चेक की मदद से आप पैसा तभी निकाल सकते हो जब मेरे पे पैसा देने को होगा। और वही चीज़ यहाँ पे थी, अधिकार हैं लेकिन ये तभी आपको मिलेंगे जब सरकार पे इतनी कुव्वत होगी कि वो आपको ये अधिकार दे सके। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 36।
नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की वही परिभाषा, अच्छा अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है जो आपको अनुच्छेद 12 में भी मिलती है। अनुच्छेद 37 सीधे शब्दों में कहता है नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य के लिए कर्तव्य होगा, पर न्यायालय में ये क्या बोलते हैं, न्याय संगत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि डीपीएसपी न्याय संगत नहीं है? अनुच्छेद 37 कहता है, याद रखिएगा। पहला है आपके पास अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में पहला कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय हो सके। मैंने न्याय आपको पहले ही समझा दिया था। न्याय 3 प्रकार का कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। मैंने आपको समझाया था सामाजिक पहले, क्योंकि अगर समाज में समानता नहीं है, समाज में अगर बोलते हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अगर व्यक्ति का सम्मान समाज नहीं कर रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अमीर है या कितना पावरफुल, व्यक्ति का सम्मान सब सर्वोपरि होता है। तो सामाजिक न्याय अगर है तो ही आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब बनता है। वो ये कह रहा है कि राज्य क्या कोशिश करेगा? राज्य सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय लाने की कोशिश करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 38(2) आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये सब देखिए क्या है, प्रयास करेगा, कोशिश करेगा है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है करना पड़ेगा, वो है आपका भाग 3। यहाँ पे सब कुछ क्या लिखा है कि सरकार किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकती। यहाँ लिखा होता क्या लिखा होता? सरकार कोशिश करेगी किसी के खिलाफ भेदभाव ना हो। देखो दोनों में भाषा में कितना अंतर है। एक में सीधे बोला जा रहा है कि सरकार क्या बोलते हैं, सरकार नौकरियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती, और यहाँ क्या लिखा जा रहा है? सरकार कोशिश करेगी कि असमानताओं को समाप्त कर सके। तो एक में कोशिश है और दूसरे में करना पड़ेगा, ये फर्क है दोनों के अंदर। ठीक है, इसे 44वीं संशोधन में जोड़ा गया था। 44वीं जो जनता पार्टी लाई थी इंदिरा गांधी के बाद। ठीक है, इस अनुच्छेद के माध्यम से आपसी असमानता कम करने का कोई आपका क्या बोलते हैं उसे, समता का जो अधिकार है, बेसिकली उसी की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 38 किससे डील करता है? आपका सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है उनको सरकार कम करने की कोशिश करेगी अनुच्छेद 38 के तहत। अनुच्छेद 29 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियाँ सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित, ये भी सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में है। पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका का प्रयास के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये क्या, इसको हमने इम्प्लीमेंट करते हुए क्या लाए हैं? मनरेगा, MG नरेगा। उसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है भारत सरकार के, चाहे आपका आजीविका हो या दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, ये सारी किसके तहत है? इसके तहत है। ठीक है, सरकार नौकरी अब कोशिश करती है, या महिलाओं के लिए जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो किसके तहत है? ये सब इसके तहत है। ठीक है, अगला, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, मतलब अडानी अंबानी पैदा ना हो, ये कहना चाहता है। तो इसमें सरकार पूरी तरह से असफल रही है, पर कहती है कि समाज में क्या करना है, जो भी आपके पास समाज में संसाधन है उनका क्या करना है? उचित स्वामित्व और वितरण, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ मिले, कहने का मतलब। अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध, मतलब वही है। देखो दोनों को मिला लो तो बात एक ही है। एक में कह रहा है कि जो वेल्थ है भारत की वो क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। दूसरे में कह रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति के हाथ में। अब मैं इसमें एक चीज़ बता दूं, अनुच्छेद 29 इसे बोलेंगे आप B और C। अनुच्छेद 29 B और C संविधान, जो इंदिरा गांधी और ड्रामा चला था उसमें लास्ट हमारे पास यही है, केशवानंद भारती केस। उसमें यह फैसला हुआ था कि अनुच्छेद 29 B और C फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है ये। तो अगर मैं लीगल प्रेसिडेंस की बात करूं, अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है अनुच्छेद 29B और 39B और C के तहत, तो वो कानून अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है तो भी वो गैर संवैधानिक नहीं होगा। याद रखिएगा, केवल 2 हैं इसमें पूरे डीपीएसपी में, सिर्फ अनुच्छेद 39B और C ऐसे हैं जिसके तहत अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है तो वो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन भी करेगा तो भी
वो गैर कानूनी घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर किसी भी प्रावधान के लिए सरकार कोई कानून बनाती है और वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, ये 2 पॉइंट अलग हैं। कोई इंदिरा गांधी ने इसमें बहुत ड्रामा मचाया था। ठीक है, पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के समान वेतन कोशिश करेगी सरकार। मैंने आपको बताया था सरकार जो, इसलिए सरकारी जॉब में पुरुषों स्त्रियों को समान वेतन मिलता है सेम पोजीशन पे। प्राइवेट में ऐसा कहीं नहीं होता। पुरुषों व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु व शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। अच्छा, अनुच्छेद 23-24 की बात हो रही है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? वही जो बच्चों को आप क्या बोलते हैं से रोजगार नहीं दे सकते कुछ इंडस्ट्रीज में, हाँ, बाल श्रम की बात हो रही है। वही बाल श्रम कोशिश करेगी सरकार। ठीक है, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर जो भी है। ठीक है, 29 का यार अभी तो हमने पढ़ा ये सामान्य न्याय एवं गरीबी को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। गरीब को, गरीब होगा या गरीबी लिखा है मेरे ख्याल में। तो 39A ये बाद में डाला गया है, संविधान में था नहीं। 39A किसकी बात करता है? इक्वल जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। यानी कि जो गरीब है अमीर है, अब मैंने को होता है न्याय में क्या होता है, न्यायालय में जो ताकतवर है जो पैसे वाला वो अच्छा लॉयर ले लेगा। तो इसलिए हमने देखा अगर आप पे लॉयर ना हो, आप पे पैसा ना हो, तो आप जज से कह सकते हैं सर मेरे पैसा नहीं लॉयर का। तो जज क्या कहता है, ठीक है हम आपको लॉयर दिलवाएंगे। तो आपका अगर वकील का पैसा ना हो तो सरकार आपको वकील देती है। वो घटिया क्वालिटी का वकील होता है, सबको पता है। ठीक है, सरकारी वकील कितना बढ़िया काम करते हैं दुनिया जानती है। ठीक है, पर जो भी बात है तो आपका 39A याद रखना। 39A के तहत आपको क्या है, सामान्य न्याय एवं गरीब को, गरीब नहीं है, गरीबी नहीं है, गरीब है, गरीब को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। और ये 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, उसका 39 था राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। वही वाली बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है। 39 का राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। वही बात जो पहले पढ़ी हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है। वही मुझे लग रहा था यार इसने दोबारा लिख दिया है। ये जो हमने पढ़े ना ऊपर, हाँ ये पॉइंट में लिखे हैं, उनको अनुच्छेद के फॉर्म में लिख दिया है, वही पॉइंट है ये। हाँ दोबारा लिखे हुए हैं इसमें। और ये देखो जो मैंने आपको बताया था उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 38-29 में वितरण न्याय के सिद्धांत निहित है। वितरण न्याय का तात्पर्य है कि नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को कम करना। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। तो आपको याद रखना है बस कौन सा क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ग्राम पंचायत का बात हो तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 40 है। लेकिन देखो इसको भी हम लिया है, जब संविधान आया था तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत का गठन करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है इसे, अब ये क्या है आपका संवैधानिक बन चुका है। 73वीं और 74वीं संवैधानिक संशोधन से हमने क्या करा, अनुच्छेद 40 को ही तो लगाया है। अब आपके पास ग्राम पंचायतें होती हैं, प्रॉपर इलेक्शन होता है, सब कुछ होता है। अगला अनुच्छेद 41 कुछ क्या लिखा है, दशाओं में विशेषता बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी या अक्सर की दिशा में काम, शिक्षा व क्या लिखा है यार, इतनी हिंदी, मतलब हेल्प करने का, जो डिस्ट्रेस्ड हैं उनकी मदद करा जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा है कि स्टेट कोशिश करेगी सबको क्या मिले, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन मिले, खासकर जो बूढ़े अनएम्प्लॉयड हैं उनकी मदद ज़्यादा की जाए। इसी के लिए आपका मनरेगा आया है 41 में, मनरेगा हो जाए या फिर आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, जैसे कभी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कहा जाता था, ये सारे अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 आपको रोजगार की बात करता है, खासकर जो आपके पास बुढ़ापे वगैरह में उनकी मदद, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन जो सरकार देती है, तो ओल्ड एज पेंशन इसमें आएगी, मनरेगा इसमें आएगा, ये सारे इसमें है, ग्राम पंचायत वाला इसमें आएगा। ठीक है, काम की न्याय संगत और मानव विचार दिशाओं
भाई क्या क्या उपलब्ध कराएगी सरकार? जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो अनुच्छेद 42 किसके बारे में है? जो उन लोगों के पास नौकरी है उनका शोषण ना हो, कहने का मतलब। तो अनुच्छेद 42 उनके बारे में बात करता है जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका शोषण ना हो, खासकर महिलाओं के लिए। जैसे इसमें लिखा है क्या, अच्छा प्रस्तुति सहायता जो लिखा है ये, ठीक है। हाँ, मैटरनिटी रिलीफ आपको पता होगा, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में। वैसे सरकारी में, प्राइवेट में, ऑर्गेनाइज कंपनीज में अगर जो फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, सरकार जो होती है मैटरनिटी लीव देती है, पेड लीव होती है, वो उसकी बात हो रही है ये। तो मैटरनिटी लीव हो, चाहे चाहे आपका क्या चीज़ व्यवस्था करनी है, सरकार क्या करेगी, जो मैटरनिटी लीव हो गई या जो जिन पर नौकरियां उनका शोषण ना हो, जैसे अंग्रेज करते थे, तो व्यक्ति का शोषण ना हो, जो नौकरियों में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको मैटरनिटी लीव मिले, या जैसे बच्चे होते हैं उनके लिए क्रैश फैसिलिटी भी होती है, महिला बच्चों को लेके जा सकती है वहाँ पे। जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं उनमें होता है बच्चों के लिए अलग, हाँ खेलने मिलने का होता है ताकि वो जॉब करती रहें, ये सब होता रहे जो भी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 42 किससे डील करता है? जॉब लेने के बाद, चाहे महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीव हो या पुरुषों के लिए उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कहने का मतलब। तो वो आपका अनुच्छेद 42 है। तो अनुच्छेद 41 के तहत सरकार कोशिश करेगी नौकरी मिल जाए, 42 के तहत कोशिश करेगी कि शोषण ना हो नौकरी में, ठीक है। अब 43 के तहत क्या लिखा है? इसमें भी एम्प्लॉयमेंट है क्या? सब में एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करेगी सरकार। आपको हर जगह एम्प्लॉयमेंट लिखा है, देती नहीं है, वो एक अलग बात है, ठीक है। अनुच्छेद 43 कहता है कि जो भी वर्कर, तो अनुच्छेद 41 में कोशिश क्या करी जाएगी कि नौकरी मिल जाए, और जो वृद्ध है उनको ओल्ड एज पेंशन मिल जाए वगैरह वगैरह। 42 में कोशिश की जाएगी कि जो कामगार है, जो काम कर रहा है, उसका शोषण ना हो, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिल जाए। 43 में सरकार कोशिश करेगी कि जो काम कर रहा है उसको इतना वेतन मिले कि वो जी सके, वेतन इस तरीके से मिलना है कि वो जी सके, ठीक है। और इसी में लिखा है कि सरकार कोशिश करेगी कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की, ठीक है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो लिखा है ना, ये लिविंग वेज बोलते हैं, निर्वाह मजदूरी या फिर लिविंग वेज, ताकि वो उनका जीवन स्तर अच्छा हो, सामाजिक व संस्कृति अवसर करना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका पूंजीवाद है, पूंजीवाद की तकलीफ क्या है? यही तकलीफ है। पूंजीवाद कोशिश करता है पूरी तरह से निचोड़ने की, 24 घंटे 12 घंटे काम कराओ, 13 घंटे काम कराओ। वो तो उनका बच्चे से नारायण मूर्ति जी जो हैं, आई थिंक इन्फोसिस के चेयरमैन है, पता नहीं किसके, काफ़ी पॉपुलर हुए थे, उन्होंने कमेंट बोला था कि हफ्ते में कम से कम 72 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने हाँ बेटा बिल्कुल 72 घंटे काम करवाएंगे हम तेरे हफ्ते में। मतलब वो कह रहा है कि दिन रात काम करो। अबे पगला रहे हो, तुम कंपनी के मालिक हो, एम्प्लॉय से तुम कहते हो कि वो 24 घंटे काम करे, पागल समझा वैसे। क्योंकि आप देखिए एम्प्लॉय और ओनर में फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जैसे आपने वो क्लिप देखी हुई, वायरल भी थी इंस्टाग्राम पे, वो एक एम्प्लॉय से बोलता है कि यार तुमने इस वीक मतलब इस लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा काम किया, अगले क्वार्टर तुम और अच्छा काम करो ताकि मैं दूसरी फरारी भी ले सकूँ। बात समझ में आई? मतलब जो एम्प्लॉय होता है, अगर एम्प्लॉय दिन रात मेहनत करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी क्या होगा, सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा साल के एंड में 5% 10%। लेकिन अगर वो 3 गुना काम करेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता है? मालिक का। इसलिए मालिक सुपर अमीर, तो अगर तुम जितनी मेहनत करोगे तो मैं अगली फरारी ले लूँगा जल्दी से। पॉइंट ये था। तो इसमें क्या है, वेतन ऐसा मिले, प्रॉपर वेतन मिले ताकि वो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी जी सके। ये नहीं कि वो तुम्हारे पास काम करा तो उसे निचोड़ ही लो पूरा, सुबह बुलाओ शाम को छोड़ो, 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कराओ, सैलरी क्या 15,000 रुपये। समझ गए? तो उसको नहीं होना चाहिए। 43 है रोजगार गारंटी कार्यक्रम इस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है, याद रखिएगा यार। 43 है उद्योग में प्रबंध, अच्छा ये वही को फिर से इसने लिख दिया है जो अभी हमने ऊपर पॉइंट में पढ़ा, उसको अब इसने प्रॉपर खोल के लिख दिया है। तो 43A में है आपका उद्योगों के प्रबंध में कामगारों के लाभ लेने के लिए कदम उठाना, इसे 42वें संशोधन में लाया गया था। और 47वें में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन जो भी है, सीधे बात है ये कॉपरेटिव्स की बात कर रहा है। सोचिए ये आपका क्या था, 43A लाया गया है 97वें संशोधन के तहत, और इसी के तहत आपका जो सहकारी समिति है उसे आपका मौलिक अधिकार भी बना दिया गया था, अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो।
अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। इस पर बहुत ड्रामा चल रहा, तो याद रखिएगा समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत है? 44। और आपका शिक्षा का अधिकार किसके तहत है? 45। तो समान नागरिक संहिता 44 और शिक्षा का अधिकार 45, जिसको अब तो पहले इसमें पूरा था, अब आपको पता है अनुच्छेद 21(1) के तहत 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार होता है। 6 से 14 यानी कि आप मान सकते हैं पहली से 8वीं तक, ठीक है, कंपलसरी कर दिया है। उसके पहले की जो शिक्षा होती है, 6 साल से नीचे की जो शिक्षा होती है, उसे बोलते हैं प्री स्कूल। और प्री स्कूल ज़्यादातर भारत में आंगनवाड़ियों के थ्रू चलता है। तो ऐसे बनाया गया, पहले आंगनवाड़ी चलेंगी, आंगनवाड़ी के बाद प्रॉपर स्कूल चलेगा। पर हम सबको पता है आंगनवाड़ी के कितने बढ़िया हालात हैं, ठीक है, उसका क्या ही बोला जाए। आंगनवाड़ियों के बहुत बुरा था, ना उन पर सुविधाएं हैं ना उन पर कुछ। देखो आंगनवाड़ी का कंसेप्ट बहुत अच्छा था। मैं आपको बताऊँ, अगर भारत को आपको वाकई में अमृत काल में ले जाना है तो मोदी जी की बकवास सुनना बंद करो, मेन चीज़ पे ध्यान दो। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, आशा शायद आपने कभी नाम सुना हो। आशा क्या होती है? जो आपके हेल्थ सिस्टम है उसकी जो फुट सोल्जर आप कह सकते हैं। जैसे एक सिपाही हाँ, जैसे एक सिपाही होता है ना, तो आशा वर्कर एक प्रकार से हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके सिपाही हैं। आशा वहाँ पे ज़्यादातर गांव वगैरह में होती है, किसी महिला जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है उसे नौकरी दे देते हैं, वो ध्यान रखती है गांव का। गांव में किसी को तकलीफ हो कुछ भी हो तो वो क्या होती है, वो किसी न किसी हॉस्पिटल से जुड़ी होती है। तो क्या होगा, हॉस्पिटल वाले उसे सब कुछ बताते हैं कि ये सुविधाएं, ये नई सरकारी योजनाएं, ये वो गांव में जाके बताते हैं। गांव की व्यक्ति होती है, वो सब जान लेते हैं। बिल्कुल काम करते हैं, क्योंकि पता क्या, वेतन बहुत ख़राब है, उनकी सैलरी अत्यंत ही ख़राब है, और आशा वर्कर से आप किसी से भी बात कर लें टाइम पे नहीं मिलती, ठीक है। प्रॉब्लम यही है। आशा वर्कर्स, अगर आपको भारत को वाकई में कहते हैं ना स्वर्ण चिड़िया बनाना, जो सपने पाले हुए हैं, तो 2-3 लोगों पे हमें काम करना है। एक तो आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी बुरे हालात में है। लोगों जो आंगनवाड़ी जो वाकई में, देखिए घूसखोर हर जगह मिल जाते हैं, बाकी जो सही में काम कर रहे हैं ना उन पर रखने की जगह है। आंगनवाड़ी का मतलब ये था कि आप शिशु को रखेंगे, पर वहाँ पे सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहाँ पे स्वास्थ्य भी देखा जाएगा, वहाँ पे खाना भी मिलेगा। आपको जो मिड डे मील मिलता है ना, तो आंगनवाड़ी में खाना भी दिया जाएगा, उस बच्चे का हेल्थ चेकअप भी रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इससे पेरेंट्स को सिखाया जाएगा पेरेंटिंग के बारे में। ये सोचा था सरकार ने कि सरकार आंगनवाड़ी वाले को ट्रेनिंग देगी, जो माँ बाप बच्चे को छोड़ने आएंगे तो वो आंगनवाड़ी वाला पढ़ा लिखा होगा, उसे सब कुछ सरकार ने बताया होगा, तो वो बता सकता है कि सरकार की देखो ये नई स्कीम आई है, ये वाला टीका है, बच्चे को जरूर लगवा लेना। और आंगनवाड़ियों में भी लगते हैं टीके। ये सब सरकार ने सोचा था, लेकिन आंगनवाड़ियों की बहुत बुरी हालात है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। क्या चीज़? हाँ, तो यही प्रॉब्लम है। देखिए आप बड़े बड़े अस्पताल बना लीजिए, कुछ अस्पताल पता कहाँ पर काम आते हैं, जब बहुत बड़ी डिजीज़ हो, अस्पताल सीधा काम नहीं आता। आंगनवाड़ी अगर आपकी अच्छी होगी तो जो आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है एक, ठीक है, जो भुखमरी का सूचांक है, उसमें भारत ने टॉप मारा है कई बार, और वो टॉप ही मार रहा है आजकल, ठीक है। तो और जब भी वो रिपोर्ट आती है ना, तो मोदी सरकार छूटते क्या बोलते हैं, ये एक विदेशी साजिश है हमें बदनाम करने की। तो यही होता है, ये इंदिरा गांधी बोलती, इंदिरा गांधी से कभी पूछो ना कि क्या हुआ, तो वो छूटते बोलती थी CIA मेरे खिलाफ साजिश कर रही है मेरी सरकार हटाने की। अरे भाई CIA नहीं कर रही, तुम साले खुद ही निकम्मे हो, ठीक है। पॉइंट ये है, और सिर्फ ज़्यादा लोगों को मेहनत नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। आंगनवाड़ी हो गई, जैसे आप देखिए कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन लगी थी, क्या मोदी जी गए थे हर घर में वैक्सीन लगाने? लेकिन हर पोस्टर में मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है। वहाँ पे किसकी फ़ोटो होनी चाहिए? उन आंगनवाड़ी वालों की होनी चाहिए थी, उन आशा वर्कर्स की होनी चाहिए थी। इज्जत देना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सम्मान दोगे, जैसे आर्मी वालों को सम्मान मिलता है समाज में, उनको भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। तो वही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, जो इसमें आंगनवाड़ी वाली बात आई। तो आपको अमृतकाल चाहिए, तो आंगनवाड़ी अगर अच्छी हो जाए हमारे देश में, और आशा वर्कर वगैरह को टाइम पे वेतन मिलने लगे, उनको सरकार, और जो शिक्षक हैं, मैं प्रोफेसर्स की बात नहीं कर रहा, मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, स्कूल वाले जिनको सरकार मानती है पेड लेबर, उनको प्रॉपर लेबर मानती है सरकार, कुछ भी करवाती है शिक्षा के अलावा। इलेक्शन हो रहा है तुम जाओ, वैक्सीन लगनी है तुम जाओ, सेंसस होना है तुम जाओ। अरे स्कूल बंद कर दो, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, छोड़ो जाओ। तुम पढ़ाने ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम इलेक्शन ड्यूटी में नहीं गए तो इंक्वायरी। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। ये 3 लोगों का अगर हम ख्याल रख लें तो वाकई में अमृतकाल आ सकता है, पर क्या करें, देखना पड़ेगा उसके लिए। हैं?
जाना पड़ता है ना, कार्रवाई हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। तुम बच्चों को पढ़ाओ ना पढ़ाओ कोई मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। सरकार एक तो आंगनवाड़ियों का ख्याल नहीं रखती, और शिक्षकों का तो वाकई में बहुत बुरा हाल है। सरकारी शिक्षकों को तो वाकई में पेड लेबर माना हुआ है सरकार ने, क्योंकि उनको पता होता है थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, एक काम करो जो मन चाहे इनसे करवाओ, कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो, सबसे पहले उन्हें भेज देते, जाओ बेटा चलो तीतर हो लो। अरे परेशान करते हैं शिक्षकों को, बहुत बुरा हालत है। मैं प्रोफेसर्स की बात नहीं कर रहा, भारत में प्रोफेसरशिप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब सैलरी वाइज बोल रहा हूँ मैं। आप मान के चलिए 1.5-2 लाख तो स्टार्टिंग सैलरी होती है प्रोफेसर वगैरह में, हैं। फैसिलिटी भी अच्छी है, पर हाँ वही है, प्रमोशन वगैरह हो गया, ट्रांसफ़र वगैरह हो गया, उन सब में वही भर के घूसखोरी है। चाहे आप ड्यू चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर आप गलती से, एक तो एड हॉक होता है, स्टार्टिंग में डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं लगते, एड हॉक लगाया जाता है, काम करते उसके बाद परमानेंट होते हैं, उसमें खूब घूसखोरी है, उसमें जातिवाद चलता है, लिंगवाद चलता है, घूसखोरी चलती है भर के। हमने तो कई लोग हैं, हमने बात करी है तो हमें पता है। हमारे एक सर थे, जब मैं पहले कहीं पढ़ाता था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं। क्या हुई है? पीएचडी प्रोफेसर हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर हुई है, दोनों में फ़र्क होता है। असिस्टेंट ही बनी है वही ना, हाँ ठीक है। तो कैसे बनी, इंटरव्यू वगैरह से? तो बड़ा सही सीन बताया उन्होंने। वो इंटरव्यू में गए, हिस्ट्री के प्रोफेसर काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इसलिए पता भारत में अभी क्या देखा जा रहा है, जो बहुत टैलेंटेड पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भारत में नौकरी करना ही नहीं चाह रहे। क्योंकि जो उन्होंने केस बताया, वो गए इंटरव्यू में, हिस्ट्री की वैकेंसी निकली थी, जेएनयू या ड्यू का सीन है शायद, तो वो गए वहाँ पे इंटरव्यू कॉल पे गए, तो उनसे सवाल पूछा बोर्ड ने, तो उन्होंने बोला कि डू यू थिंक वी नीड टू रिवाइज हिस्ट्री, मतलब आपको लगता है कि हमें इतिहास को दोहराने, मतलब क्योंकि बीजेपी मानती है हमारा इतिहास वामपंथी इतिहास है, इसको हमें संशोधन करना है। जैसे को पता है ना, एनसीईआरटी किताबों में नाथुराम गॉडसे का नाम वहाँ हटा दिया गया वगैरह। हाँ, ये नाम भी हटा दिया है अब ये लिखा है गांधी जी को हार्ट अटैक आया था शायद ठीक है, ये नहीं लिखा है, मारा लिखा है, लेकिन अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, मारा ही लिखा है लेकिन नाम वाम हटा दिया है। पॉइंट ये था, तो उनसे बोला गया ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, वी शुड नॉट टेम्पर विद हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है सर छेड़छाड़ खतरनाक होती है, और जितने तानाशाह सब ने करी है। हाँ, मुगलों वाले चीज़ें भी हटा दिए जाए, और ये भी है कि महाराणा प्रताप जीते थे, वो नहीं जीता था, ऐसी भी कहानियाँ, अकबर हार गया था, ऐसी कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, हमें नहीं करना चाहिए। तो पता है उन्होंने क्या बोला बोर्ड ने? डजेंट मैटर, वी विल डू इट एनी वे। ठीक है, तो बोर्ड ने जवाब में बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम करेंगे। तो ऐसे हालात हैं इस वक्त हमारे शिक्षण संस्थानों को, कहीं भी आप चले जाए बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए जो हाईली टैलेंटेड प्रोफेसर वगैरह ना, वो भारत में काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने को बताया ना, जो बिल्कुल चले जाते हैं, जो उच्च माइंड वाला व्यक्ति होता है ना, उसे सबसे ज़्यादा प्यारी क्या होती है? आज़ादी। उससे ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होता। वो बोलना चाहता है, वो अब किताब लिखेगा, थीसिस लिखेगा तो फ्री तो लिखेगा, उस पर आप कह रहे हो नहीं बेटा ये ना लिखना, ये ना बोलना, चलो कोई बात नहीं। एनीवे, समझ में आई कहानी। तो 45 में आपको मिलता है शिक्षा का अधिकार। 46 इसमें है आपका अनुसूचित जनजाति, जाति और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के बेसिक याद रखिए। क्या बोलते हैं रिजर्वेशन, क्या बोलते हैं? आरक्षण। तो जो आरक्षण दिया जाता है जनजाति जातियों को, वो है अनुच्छेद 46 में। तो हर अनुच्छेद में सिर्फ एक वर्ड में याद रखना, पूरा तो याद रख नहीं पाओगे, सिर्फ एक वर्ड में याद रखो। अनुच्छेद 44 मतलब समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 45 मतलब शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 46 मतलब आरक्षण। ऐसे आपको याद भी रह जाएगा, वैसे पूरा तो वर्ड याद रखने से रहे। ठीक है, एक एक लाइन में याद रखिए। उसके बाद अनुच्छेद 47, ठीक है, अनुच्छेद 47 याद रखना, लोक स्वास्थ्य। ठीक है, लोक स्वास्थ्य के लिए काम करेगी सरकार। तो स्वास्थ्य आपका 47 है, शिक्षा 45 है, आरक्षण 46 है, और 48 है आपका कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन में क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस करना, जो भी है। पर्यावरण का संरक्षण व जो भी है, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण वगैरह 48A में है। और 49 क्या है? अच्छा, नीचे पढ़ रहे हैं आप, एक मिनट। हाँ, 48 में ही आना।
गोवध निषेध है, गोवध, काउ किलिंग, काउ स्लॉटर जो होता है वो है गोवध या काउ किलिंग, ये याद रखिएगा, ये जरूरी याद रखना। तो अनुच्छेद 48 में आपका, क्योंकि अब आजकल बहुत डिबेट में चल रहे हैं, तो अनुच्छेद 48 है कि गाय का जो हत्या होती है वो अनुच्छेद 48 में है कि नहीं कराई जाए तो अच्छी है। अनुच्छेद है वो एक साथ मैंने बोलूँगा। देखो इसमें तो मुझे सिंपल चीज़ याद आती है, जैसे हिंदू में आपको पता है गाय पूजनीय है, हिंदुओं में सनातन धर्म में गाय पूजनीय है, ठीक है, तो उसमें उन्हें मारा काटा नहीं जाता। मुसलमानों में सूअर हराम है, सूअर का मांस हराम होता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा पता है क्या खाया जाता है? अमेरिका में सबसे ज़्यादा गाय खाई जाती है, मतलब काऊ वगैरह खाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं सूअर। और अमेरिका दुनिया की विश्व शक्ति है। तो मेरा कहने का मतलब अगर भगवान होते तो अमेरिका विश्व शक्ति नहीं होता। देखो उन्होंने इस्लाम का भी, जो इस्लाम में हराम है वो करते हैं, क्योंकि इस्लाम में हराम है, अगर सूअर आप खा रहे हो तो इस्लाम में मतलब सिन माना जाता है एक प्रकार से, इस्लाम में हराम है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा खाया, जैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा नॉनवेज में क्या खाया जाता है? चिकन मटन, चिकन सबसे ज़्यादा, मटन सेकंड पे है। वहाँ पे हाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है बीफ और पोर्क। बीफ और पोर्क मतलब पशु जो होते हैं, गाय भैंस जो भी केस बनता हो, और सूअर सबसे ज़्यादा अमेरिका में खाया जाता है। और अमेरिका विश्व शक्ति है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर है, हर रूप में अमेरिका सबसे ताकतवर है। तो कहने का मतलब भगवान अगर होते तो भगवान सबसे पहले अमेरिका को नीचे लाते। अगर ये चीज़ें निषेध हैं, धर्म के खिलाफ है, देखो धर्म पता किस पे चलता है? डर पे। डर के अलावा धर्म, आप जितने हमारे पंडित घूम रहे हैं, क्या नाम है इसका, ओशो हो गया, बागेश्वर धाम हो गया, ये सब किस पे जीते हैं? ये सब डर की राजनीति पे जीते हैं। ये डराते हैं लोगों को कि मैंने बोला ये करो वरना तुम्हारा कुछ होगा नहीं। और एक बात बताओ, किसके जीवन में तकलीफ नहीं होती? सबके में होती है, और वो उसी का फायदा, तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, अरे भाई सबके जीवन में है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, एक काम करो, आज से वो फेमस हो गया ना, उसने कुछ बात बोली थी पता नहीं क्या, ऐसे ही बोलता है। एक और बाबा थे पता नहीं, कोट पैंट पहन के बोलते थे एक काम करो, हो गया ठीक चलो। लिटरली वो ऐसे ही करता था। एक काम, चाय पीते हो? नहीं पीते हो? अच्छा पीना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। हाँ निर्मल, निर्मल, अरे भाई जबर। तो यार जनता कितनी बुद्धू है, मैं क्या बताऊँ। और कुछ लोग जैसे हमारे बाबा राम रहीम टाइप के लोग जो जेल में गए, जैसे बाबा राम रहीम पे बनी थी आश्रम सीरीज़, बाबा राम रहीम बहुत फेमस है, उसका प्रॉपर पूरा कॉलोनी थी। पॉइंट ये नहीं, आपको ये मत सोचना कि अनपढ़ लोग इस बहकावे में, मैंने पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा देखा है। अनपढ़ व्यक्ति मैंने इतना बेवकूफ़ नहीं देखा जितना मैंने पढ़ा लिखा व्यक्ति देखा है। जैसे आपका ये राम रहीम का जो केस हुआ था, या आशाराम बापू टाइप के केस जो हुए थे, सोचो राम रहीम को, आप सोचो जो परिवार में अगर उनकी बच्ची किसी दूसरी जाति वाले लड़के से प्यार कर ले तो ऑनर किलिंग होती है। वो परिवार अपनी मर्जी से अपनी बच्चियों को दे के आते हैं इन बाबाओं को, जाओ बेटा मजे करो। हैं जैसे आपने महाराजा मूवी देखी, चरण सेवा, उसमें जो चरण सेवा का है, मर्जी से लोग लेके जाते थे कि अरे बेटा जाओ, और देख भी रहे हैं मजे में। पॉइंट ये है, धर्म की ये बेवकूफ़ी है। इसलिए जो कार्ल मार्क्स जो साम्यवाद के फाउंडर हैं, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने धर्म क्या है, धर्म आम आदमी का नशा है। इंग्लिश में उन्होंने था ओपीएम ऑफ मासेस, ओपीएम से बनता है हीरोइन। ओपीएम पॉपी का एक होता है, वाइट वाइट लिक्विड होता है, उससे हीरोइन बनाया जाता है। तो उन्होंने बोला धर्म क्या है, एक नशे की तरह काम करता है। जैसे आप नशा लो फिर आपके सेंसेस खत्म हो जाते हैं, वैसे ही धर्म होता है। आपको किसी से कुछ करवाना, आप धर्म के नाम पे करवाते। देखो मैं तो नास्तिक हूँ, तो मैं तो खूब पेलता हूँ धर्म को, एक अलग बात है। तो पॉइंट ये है, मैंने इस्तेमाल भी देखा, करा भी है। जैसे मेरा एक दोस्त था, तो हम खड़े हुए थे, तो प्रसाद होता है ना, मैंने थ्योरी टेस्ट करी थी बस, ठीक है, जानबूझ के नहीं किया था। तो उसमें वो नीचे गिर गया। अब वो ऐसे गिर गया, मैं तो खाक नहीं खाने वाला। अब तो मैंने उठाया, मैंने कहा क्या करूँ, मैंने कहा चलो टेस्ट करता हूँ कि धर्म कितना पावरफुल है। तो मेरे को सोचते वो काफ़ी आस्तिक है। मैंने कहा यार नीचे गिर गया, मैं फेंक रहा हूँ डस्टबिन में। कह रहा क्यों फेंक रहा है प्रसाद? मैंने तो खा ले। फिर उसने खा लिया। ठीक है। तो इससे प्रॉपर टेस्ट क्या हुआ, प्रॉपर टेस्ट, वैसे किसी चीज़ नहीं खाओगे, लेकिन इस केस में खा सकते हो। आस्था का सवाल था ये, और बाबा ऐसे ही अब्यूज़ करते हैं। वो हो जाती है, लोगों को इसके बीच में एक पतली लाइन नहीं दिखती है। और ऐसे मैंने बहुत जगहों पे देखा है, मंदिरों में जैसे था एक, मैं मंदिर वगैरह जाता नहीं, पर जनरली मैं टूरिज्म के तौर पे जाता हूँ। मतलब कोई दोस्त वोस्त गया, चलो घूम के आते, किससे बैर है हमारा। तो हम गए वहाँ पे, एक ऐसे वो था, कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने राउंड मारा, मैं वहाँ खड़े होकर पढ़ने लगा। मैं पढ़ूँ क्या लिखी है यहाँ पे।
तो पता क्या हुआ, लोगों ने ट्रेंड बना लिया, जहाँ पे वो मंदिर में है वो ऐसे घूमते थे, वहाँ पे खड़े हो गए, भीड़ बढ़ती चली गई, क्या हो रहा है ये मेरे पीछे। उनको लगा शायद एक प्रोसीजर होगा कि आपको पहले ऐसे घूमना है और फिर ये प्रवचन पढ़ना है। मतलब उससे हो सकता है इसी का हो। पॉइंट ये है, मैं धर्म की जो बात बता, धर्म के साथ ये प्रॉब्लम है कि धर्म जो है ना, धर्म बुरा नहीं है, धर्म को चलाने वाले बहुत बुरे हैं। और वो जो लोगों की आस्था का जो मज़े उठाते हैं, जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल अपना बताया, ठीक है, उसका जो वो फ़ायदा उठाते हैं वो हद पार है। और उसमें बाबा, क्योंकि हर किसी में तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ के लिए वो चाहते हैं निवारण, और निवारण के लिए कौन आते हैं, बाबा सामने आते हैं, बाबा हो, मौलाना हो, प्रीस्ट हो। और ये सब, ऐसा कोई धर्म नहीं जहाँ पे अब्यूज़ ना हुआ, चाहे हम हिंदुओं में देवदासी प्रथा हो, चाहे चरण सेवा हो, और आपका क्रिश्चियनिटी, अमेरिका में स्कैंडल हुआ था, चर्च का सबसे बड़ा स्कैंडल बोलते हैं उसे। वहाँ पे कम से कम हर जितने भी वहाँ पे चर्च थे, वहाँ पे जो पादरी होते थे वो सेक्सुअली अब्यूज़ किया उन्होंने बच्चों को, और ये बहुत कॉमन था। और सोचिए धर्म की बात थी इसलिए सब चुप रहते थे। वो तो एक पत्रकार था, इसीलिए पता है प्रेस फ्रीडम ज़रूरी होती है, वरना जनता को कभी कुछ नहीं पता लगने वाला। तो उसने उसे रिवील करा, फिर बड़ा बवाल हुआ। चर्च फेमस है सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए बच्चों के, जैसे इस्लाम फेमस है वो निकाह हलाला वगैरह के प्रैक्टिस के लिए, जैसे हिंदुओं में होती है आपके पास ये क्या बोलते हैं चरण सेवा हो जाए या जो भी प्रैक्टिस हैं। चरण सेवा तो ख़त्म हो गई मोरलेस, लेकिन अभी भी होती है चरण सेवा, नाम बदल गया होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा, एक बापू जी हैं बड़े फेमस हैं, ये बोल के मैं रिस्क ले रहा हूँ ज़िंदगी का। एक बापू जी हैं बड़े फेमस हैं, मैं गया था ऐसी भाटी माइंस की साइड, ठीक है, भाटी माइंस की साइड एक फ्रेंड था, उससे मिलने गया था, उसका वहाँ पे फार्म हाउस है। तो ऐसे हम गए थे पार्टी शार्टी करने। तो वहाँ पे हम जब पहुँचे तो वहीं पे ना बापूजी कोई हैं, वो मर चुके हैं। आपने देखा होगा गंजा सा है, कई दुकानों में फ़ोटो है इसकी, एक गंजा सा व्यक्ति, आप नोटिस करना कई दुकानों में आपको यहीं भी फोटो मिल जाएगी। एक गंजा सा व्यक्ति है, वो ऐसे करके बैठा हुआ है, कुछ गंजा सा व्यक्ति है, मोटा सा, थोड़ा सा गंजा सा, नीम करोड़ी बाबा, नीम करोड़ी। ऐसी नाम है होगा शायद। वो उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी फाउंडेशन है, वो चला रहे हैं, बापूजी बोलते हैं उन्हें। कई गाड़ियों के पीछे आपको बापूजी लिखा हुआ दिख जाएगा। उस दिन से मैं रोज़ नोटिस कर रहा हूँ गाड़ियों पर, वो उन्हीं के बारे में लिखा है। मैं वहाँ गया, आप इमेजिन नहीं करोगे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, शिव की फॉर्म में बना हुआ, शिव का शिवलिंग। वहाँ पे भीड़ ही भीड़, उस दिन कुछ होगा मुझे नहीं आइडिया। वहाँ पे इतनी भीड़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं क्या हो गया, अरे भाटी माइन बहुत दूर इलाका है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। वहाँ पे इतनी भीड़ और वहाँ पे इतने लोग, और पता सबसे बड़ी बात, सब अमीर थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे सब लोग। अभी आप किसी से बोलो ना सर मुझे 2 लाख रुपए दे दो, एक बिज़नेस चलाना है, कोई नहीं देगा। आप बाबा बन जाओ, पूरी ज़िंदगी दान कर देंगे। धर्म की ये भी शक्ति मैंने देखी है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बड़ी काम आता है। वो अमीर लोग जो अपनी गाड़ी की खिड़की नीचे नहीं करते, मैंने देखा है कि जैसे मैं करोल बाग जाता था तो गाड़ियाँ मैंने बहुत देखी है वहाँ पे। करोल बाग थोड़ा वेल्दी इलाका है दिल्ली का, तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह होती थी। मैंने देखा एक आंटी थी ड्राइव कर रही थी, वो आई जो होते हैं गरीब मांगने वाले, तो उन्होंने पता हल्का सा नीचे करा और उसमें से ऐसे करके पैसे डाले, जैसे कि वाला अगर वो गलती से टच कर लेती उन आंटी को तो आंटी को कोई किताड़ू पकड़ लेता। और यही लोग क्या करते हैं, मंदिरों के बाहर जाते हैं, गाड़ी का ट्रंक खोलते हैं और वहीं से खाना खिलाते हैं सबको हाथ से। ये भी धर्म की पावर है। पॉइंट सिंपल सा है, रिलीजन इज़ वेरी पावरफुल। और पावर के बारे में हमेशा याद रखना, पावर इज़ वेयर यू बिलीव। शक्ति सिर्फ वही है जहाँ आप मानते हो, शक्ति सिर्फ वही है जहाँ आप मानते हो। अगर आप मानते हो धर्म में ताकत है तो है, और धर्म के ठेकेदारों में ताकत है तो है। ठीक है, मानसिक कब्जा ही है दुनिया में, और है क्या। हमको तो बागेश्वर धाम हमेशा झूठे लगते हैं, कुछ तो पहले से पता करके रखे तो उस फैमिली के वो लिख के दे देते हैं झूठे वो आपकी वो रजिस्ट्रेशन होता है बागेश्वर धाम का तरीका, पता है क्या है वो आप जगह, अपने सारे डिटेल हाँ हाँ लिखवाते हैं। आप वहाँ जाओगे ना तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन का बहाना मारते हैं कि आप आ रहे हो कि भीड़ बहुत होती है, आप रजिस्टर करवा लो। तो रजिस्ट्रेशन आप करते हो, उसमें आपकी डिटेल्स ले लेते हैं और वो फिर देख लेते हैं किस। और पता है आप नोटिस करना, जो वहाँ पे जनता बैठी होगी ना उसमें बागेश्वर के व्यक्ति बैठे होते हैं, वो आपसे ऐसी बात करेंगे, हाँ जी आप कहाँ से आए हैं, अरे अच्छा मैं यहाँ से आया हूँ, अच्छा वहाँ से आए हैं, क्या तकलीफ़ है, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ बाबा काम कर देते हैं। वो उन्हीं के एजेंट होता है, वो जनता में बैठा होता है। वो क्या होता है, जनता से बात करते हैं और उनमें से लोग ढूंढते हैं, और फिर वो क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन पास करता है बाबा जी को, हाँ बाबा जी ऐसी कहानी है। फिर बाबा जी वहाँ से चिल्लाते हैं, हाँ जी किसको ये तकलीफ़ है, खड़े हो जाओ, हाँ तुम्हारा ये नाम है, हाँ जी है, ये तकलीफ़ है, हाँ जी है, अरे बाबा को कैसे पता लगा। ये सारी देखो पीआर स्ट्रैटेजी हमने बहुत देखी है, ऐसी पीआर स्ट्रैटेजी दुनिया में। अरे वो
हैं? भगवान तो कभी गुस्सा नहीं करते ऐसे इनकी तरह। अरे भगवान तो बहुत कुछ नहीं करते, पर भगवान के नाम पे क्या नहीं हुआ है इस दुनिया में, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। वो प्रॉपर ब्राह्मण है और उसमें जातिवाद प्रॉपर है, वो प्रॉपर जातिवादी है और प्रॉपर पेट्रियार्क भी है वो, ये भी याद रखना। पुरुष सत्ता उसकी नसों नसों में बसी हुई है। पर ठीक है, आपको पसंद नहीं है, एक अच्छी बात है। वैसे बाबा बाबा के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए, भगवान है हर कण में, हम देख लेंगे उन्हें। जहाँ भी वो जा रहे 10-10 लाख लोग आते हैं, 10-10 20-20 लाख। क्रिकेट के बारे में क्या बोले थे कि अबकी बार हम इंडिया जीतेगी, ऐसा कुछ जीते नहीं तो बहुत सारी रील अरे वो बकलोली है और कुछ नहीं है। और जनता, देखिए जनता की भी गलती है, जनता उनको फॉलो करते हैं, राजनेता उनको फॉलो करते हैं, मजबूरी है उनकी। जैसे आपको आशाराम बापू हो गए, क्या नाम है इसका, राम रहीम, हरियाणा का जो है, जेल में है रेप केस के कर। ये भी देखिए हमारे न्यायिक मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया था ना, ताकतवर अब्यूज़ करते हैं। ये भी हमारे, तो हमारे न्यायालय की कितनी बढ़िया बात है कि कितना ताकतवर व्यक्ति है फिर भी जेल में, सज़ा हुई ना उसे। अब वो बात अलग है, सरकारें उसे हर दूसरे दिन पेरोल दे देती हैं, पैरोल, सर बार-बार पैरोल पे बाहर आ जाता है वो। बार पैरोल पे बाहर रहता है वो। पर क्यों देती है? देखिए मोदी जी को राम रहीम से जरा सा भी इश्क नहीं है, लेकिन राम रहीम के कहने पे जो जनता वोट डालेगी उससे इश्क है। मोदी सरकार या हरियाणा में बीजेपी सरकार उनको पैरोल इसलिए नहीं देती कि उनको उससे मज़ा आता है कि ये रेपिस्ट है, चलो इसे बाहर घुमाते हैं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जनता उसे वोट देती है। अगर वो बोल देगा ना इस पार्टी को वोट डालो, तो उसकी जो करोड़ों की जनता है वो उसी वोट डालती है, इसलिए उसे पैरोल दी जा रही है। तो जनता की भी तो बेवकूफ़ी है अखंड वाली, पर जनता का हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सर हरियाणा में चुनाव है अभी, इसलिए और ले सकते हैं। कोई नहीं, जब भी हरियाणा, अभी हाँ रेप से फिर मिली है ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो रेपिस्ट मर्डर जी, तो और ये सबके साथ प्रॉब्लम है। आप किसी भी राज्य में चले जाओ, जिसकी सरकार है वो बकैती मारता ही मारता है। और ये बाबाओं का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि ये ताकतवर है। आश्रम सीरीज देखिए आप लोगों ने, MX प्लेयर में वही कहानी है, वो उसी पे तो बनी है राम रहीम के ऊपर। पर ये सर देखिए, एक बाबा जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है वो है ओशो। टपक चुका है वो। ओशो ने जो कांड करे इस दुनिया में भाई जबर, उसकी डॉक्यूमेंट्री देखना कभी। अमेरिका में उसने पूरी की पूरी एक सिटी बसाई थी, USA में पूरी की पूरी सिटी बसा दी थी उसने अपने नाम पे। और ओशो पे बनी है सीरीज जो आपने देखी, सेक्रेड गेम्स। वो ओशो पे, जिसमें जो पंकज त्रिपाठी जो है ना, उन्होंने ओशो का रोल किया है। अच्छा सेकंड पार्ट में, हाँ वो देखिए। हाँ वो ओशो पे बनी है प्रॉपर, जो उसमें सीन दिखाए गए हैं वो ओशो के आश्रम के सीन है प्रॉपर। और ओशो क्या कांड की है सर, एक लोग हैं बहुत मतलब फैन है उनको। देखिए अनुच्छेद 50 देख लेते हैं। अनुच्छेद 50 राज्य के लोक सेवाओं में कार्यपालिका से, हाँ, अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। क्योंकि पहले आपको पता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसके पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं, यानी कि उस पर सिर्फ कार्यपालिका की शक्ति, यानी उस पर न्यायपालिका की भी शक्तियाँ होती थी। जो DM SDM हुआ करते थे उन पर न्यायपालिका की भी शक्तियाँ होती थी। बाद में इसको हमने अलग कर दिया। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट पे 2 मजिस्ट्रेट होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कलेक्टर भी कहा जाता है, वो होता है कार्यपालिका का। और एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो होता है न्यायपालिका का। पहले एक ही हुआ करता था। DM ही आपका जज था और DM ही आपका एग्जीक्यूटिव था, उन दोनों को अलग कर दिया है। तो ये आपका अनुच्छेद 25 है, 50 है, 51 है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। सिंपल याद रखिए, इंटरनेशनल से डील करता है, ठीक है। तो जितने अनुच्छेद हैं इन सब में एक एक शब्द आपको याद रखना है और आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा डिटेल पूरा तो शब्द आप याद रख ही नहीं पाओगे, एक एक शब्द याद रखो। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण किसमें है, 46 में है। आपका शिक्षा का अधिकार कहाँ है, 45 में है। समान नागरिक संहिता कहाँ है, 44 में। इस तरीके से याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का कहाँ है, 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुरक्षा समृद्धि कहाँ है, 51 में है। और वही ख़त्म हो जाता है हमारे पास। और इसमें आपका जो DPSP है, इसमें 3 तरह के विचार पाए जाते हैं। एक है आपके समाजवादी, मैं आपको समाजवाद वगैरह सब कुछ पहले ही समझा चुका हूँ। एक है समाजवादी, एक है गांधीवादी और एक है उदारवादी। ये जो अनुच्छेद है ये समाजवादी हैं, ये वाले गांधीवादी हैं और ये वाले उदारवादी हैं।
तो याद रखिएगा कि डीपीएसपी में 3 तरह की दर्शन या बोले फिलॉसफी पाई जाती है। 3 तरह की फिलॉसफी कौन कौन सी है? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो ज़्यादातर उदारवादी हैं। वो ज़्यादातर कैसे हैं? उदारवादी हैं, वो ज़्यादातर सस्ते वाले हैं। सस्ते वाले मतलब जिसमें सरकार को कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए सरकार को बहुत बड़े बदलावों की ज़रूरत है, समाज में भी, आर्थिक तौर पे भी। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये जो मैंने आपको बात बताई थी, 25वां संशोधन हुआ था, जिसके बाद केशव भारती केस में सरकार ने क्या, केशव भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला? 25वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाया गया था, लेकिन केशव भारती केस में संशोधन को असंवैधानिक था भाई। हाँ, संवैधानिक था, ठीक है, संवैधानिक था। लेकिन याद रखना कौन सा? केवल 39A और 39B एंड C। याद रखना सिर्फ 39B और C मौलिक अधिकारों के ऊपर है, बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकारों से नीचे पाए जाते हैं। कहने का मतलब अगर सरकार 39B और C के लिए कोई कानून बनाती है और उसमें कोई मौलिक अधिकार का हनन हो जाए तो भी वो कानून आपका क्या बोलेंगे, हाँ, लागू होगा या संवैधानिक कहलाएगा। अगर उसके अलावा किसी और नीति निर्देशक तत्व पर सरकार कानून बनाती है और वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? गैर कानूनी। ठीक है। और मिनर्वा मिल्स केस में, लास्ट केसेस से देख लें, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मौलिक अधिकार है और जो नीति निर्देशक है वो एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको रखनी है। अब आते हैं मूल कर्तव्यों पे। ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये कैसे आई थी? देखो, जो ड्यूटी वाला है ना, जैसे मोदी जी ने पिछले महीने, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, पिछली बार जब रेड फोर्ट पे गए थे तो उनको बड़ा मज़ा आता है बातें बोलने का। वो नहीं बोलता रहता है, अच्छा व्यक्ति है वो, बढ़िया बढ़िया बातें बोलता रहता है वो। क्या हो गया? तानाशाह लगते क्या हैं वो? इसमें लगना क्या होता है? तुम बेइज्जती करते हो उन्हें बोल के लगते हैं। पूरी दुनिया नहीं है। पिछली बार भी जब मोदी जी अपने सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे तो जीते थे 2019 में 36% वोट। भारत में सिर्फ 36% नागरिकों ने उन्हें वोट डाला है, वो भी उनमें से जिन्होंने वोट डाला है। अगर टोटल दिखा लें तो भारत, पूरे भारत का केवल 16% नागरिक ऐसा है जिन्होंने मोदी जी को वोट डाला, सिर्फ 16। और जिन्होंने वोट डाला उनका परसेंटेज अलग होता है। 67% लोगों ने वोट डाला था जो एलिजिबल। देखो, एक तो होते हैं नागरिक, उसमें से कितने लोग वोट डाल सकते हैं? बहुत से लोग वृद्ध होंगे जो डाल नहीं पा रहे, मर गए, या जो बच्चे हैं वो तो डाल नहीं सकते। तो जो 18 से ऊपर है वही वोट डाल सकता है। उनमें से भी केवल 67% लोगों ने वोट डाला था, 67 या 69%। उन 69% लोगों में से केवल 36% लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया था। कहने का मतलब पूरी आबादी का अगर निकालो तो 16% से ज़्यादा नहीं है। तो कोई सा, और ये अच्छी बात है कि इतने कम वोट से जो भी है, पर फिर भी उनकी सरकार एब्सोल्यूट बनी थी, वो एक अलग बात है। कोई बात नहीं, वो सरकारी नौकरी तो खा रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या करते हैं? ऐसे मत बोले यार। हैं वो निजी, वो नव उदारवादी विचारधारा की है ना। नव उदारवादी सरकारें केवल निजीकरण करती हैं, तो ये प्रॉब्लम है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, तानाशाहों की बढ़िया सी बात। तानाशाह जो होते हैं ना, वो नागरिकों को उनके कर्तव्य बताने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अधिकार नहीं। ये तानाशाहों की सबसे पहली पहचान है। अगर आपको पहचानना हो कि आपका नेता तानाशाह है नहीं है, ये देखना वो आपके अधिकारों की बात करता है या आपसे बोलता है कर्तव्य फॉलो करो। एग्जाम्पल के तौर पे हिटलर ने अपने संविधान, हिटलर ने क्या करता, हिटलर ने लाया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। और आपको पता हो जर्मनी को फादरलैंड बोला जाता है, जैसे इंडिया को क्या बोलते हैं, मदरलैंड बोलते हैं ना, मातृभूमि। वहाँ पे पितृभूमि बोला जाता था। क्यों? क्योंकि पिताजी थे वहाँ पे हिटलर जी, तो उनके लिए पितृभूमि बोला जाता था। और वहाँ पे जितने नागरिक थे उनका जीवन था हिटलर के लिए। उन्हें सिखाया जाता था, वहाँ पे एक मिनिस्टर होता था, प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर। जैसे आज प्रोपेगेंडा एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन उस समय एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। और वो जर्मनियों को ये सिखाया जाता था कि आपका जीवन सिर्फ हिटलर की सेवा के लिए है। क्यों? क्योंकि हिटलर ही जर्मनी है। और ये तानाशाह की दूसरी सबसे बड़ी पहचान, उनको लगता है कि वो ही देश है। पहली पहचान, वो जनता को ये बताएंगे तुम्हारे कर्तव्य क्या हैं, अधिकार नहीं।
दूसरी पहचान, तानाशाह अपने आप को ही देश समझता है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे एक बात बोली जाती थी, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। ये उनके जितने चमचे थे ना, ये कांग्रेस में बड़े बड़े चमचे हैं भाई साहब, जबर वाले, ठीक है, आज भी हैं। जैसे एक सर थे, ऐसे मेरे इनकाउंटर होते रहते हैं, मैं खूब मजे लेता हूँ टीचरों से। तो उन्होंने क्या बोला, वो बोल रहे थे ऐसे ही, वो एक्चुअली बीजेपी को हेट करते हैं। तो उन्होंने बोला इस बार बीजेपी हारनी चाहिए, इलेक्शन चले 24 के। मैंने कहा मान लो अगर बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, तो मैंने बोला राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को अपना बैग पैक करके इटली निकल लेना चाहिए। इनकी वजह से हम बहुत बर्बाद हो रहे हैं। यार तुम नहीं जाओगे तो तुम जगह नहीं खाली करोगे, जगह नहीं खाली करोगे तो वो व्यक्ति जो मोदी को हरा सकता है वो आएगा नहीं। और एक बात याद रखना, एक ज़माना था जब गांधी के नाम पे वोट पड़ते थे, आज वो ज़माना कि गांधी के नाम से वोट कट जाते हैं। फ़र्क है, क्योंकि देखिए पहले क्या था, गांधी नाम से आपको पहचान मिलती थी, आज गांधी एक बैगेज बन गया, क्योंकि 70 साल में जो गांधी के नाम से काम हुए हैं वो उसका इतिहास बन गया। अब जैसे कोई नया व्यक्ति मान लो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाए, शुक्ला का कोई इतिहास नहीं है। बीजेपी कांग्रेस को किन बातों पर करी आती है कि तुम्हारी पार्टी ने ये किया, तुम्हारी पार्टी ने वो किया। अब जब शुक्ला जी वहाँ पे चीफ बन के बैठे हैं तो शुक्ला जी का कोई इतिहास नहीं, उनके परिवार में कोई राजनेता नहीं था, उसको बीजेपी कैसे करी आ सकती है। तो पॉइंट ये था। तो पता उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कोई नहीं, राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी बन जाएगी। मैंने कहा यार तुम रहे चमचे के चमचे, ठीक है, क्यों प्रियंका गांधी बन जाएगी, ऐसा कौन सा गुण है उसके पास सिवाय गांधी नाम के। होगी टैलेंटेड, मना नहीं कर रहा मैं, पॉइंट ये था क्यों केवल गांधी, कोई और भी तो बन सकता है, ये प्रॉब्लम है। और दुनिया में बुरा मत मानो पर ज़्यादातर लोग चमचे ही पैदा होते हैं, उनको बड़ा मजा आता है चमचागिरी करने में, उनको ये नहीं लगता कि वो भी कुछ कर सकते हैं। तो तानाशाह की पहचान पहली कि वो किसकी बात करते हैं, कर्तव्यों के। दूसरी, वो समझते हैं वही देश है, और वो जनता को भी ये कंफ्यूज कराते हैं। मतलब मोदी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। भारत माता और भारत सरकार अलग है। जैसा ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। मोदी को नहीं मानते तो हिंदू नहीं। हाँ, जैसे मोदी को अगर गाली दी तो आप हिंदू के खिलाफ है। ये कौन सी बात हुई भाई, ठीक है। चलिए एनीवे, ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं जैसे आप पहचान सकते हैं। तो ये कर्तव्य वर्तव्य मेरे हिसाब से तो बेकार भंगार चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी संविधान में, पर कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी जी लाई हैं तो देख लेते हैं। तो 42वीं संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया था, और इसे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया था। 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, 42वां संशोधन, जिसे संविधान क्या बोला जाता है, 42वें संशोधन का क्या नाम है, जनता से क्या बोलते हैं जनरली, 42वें संशोधन का एक पॉपुलर नेम है ना, क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जितना बदलाव इसने संविधान में लाया था, तो याद रखना एक 42वां संशोधन ऐसा है जिसे बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें लगभग आपका पूरा संविधान बदल दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है, हाँ, लघु संविधान, ठीक है। आपका स्वर्ण सिंह समिति कमेटी की सिफारिशों पर लाया गया था। प्रारंभ में इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, इसमें 11वां ऐड किया गया था 86वें संशोधन के तहत, आपका शिक्षा का अधिकार वाला, शिक्षा के अधिकार में इसमें एक लाया गया था। तो कुल मिला के आपके पास 11, आपके पास 6 मूल अधिकार हैं और 11 मूल कर्तव्य, पर इनका कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने इनका कोई बढ़ावा नहीं दिया, ये तबके ऐसे ही पड़े हुए हैं। आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। मौलिक अधिकार आपके पास पता नहीं 400-500 से नीचे तो होंगे नहीं इस वक्त, जैसे मैंने बताया लिखे कम है, लेकिन उसके अंदर हैं बहुत सारे। जैसे हमने 21 पढ़ा था, उसमें जीने का भी अधिकार है, जीने के साथ रहने का, खाने का, पीने का, नौकरी के सारे अधिकार उसमें आ गए। तो अधिकार बढ़ते, अधिकारों को न्यायालयों ने बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ, ये तब से ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पहला है संविधान का पालन करें और उसके उद्देश्य, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये भी एक कमाल की चीज़ है। अब मैंने जैसे आपको बताया आदर करें, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे माँ बाप के हिसाब से अगर उन्होंने पैर नहीं छुए किसी के तो हमने आदर भी नहीं करा, ठीक है। चाहे पैर छूने के बाद बंदा दूसरे को गाली दे दे, आदर चलेगा, ये कौन सी बात है। ये पैर छूना मतलब ठीक है, सभ्यता का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है, वो अलग बात है। मैं एक बात बोलता रहा हूँ, सिम्बलिज्म बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। सिम्बलिज्म का मतलब होता है कुछ चीज़ें आप करते हैं जो दिखती हैं, चाहे आप उन्हें माने ना माने। जैसे मैं राष्ट्रीय ध्वज अपने घर के बाहर लगा लूँ, शायद बड़े रेप मर्डर के चार्ज हो मेरे ऊपर, जैसे हमारे नेतागण है ना, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इसमें ये कुछ भी लिखा है इसके अंदर, इसका क्या मतलब है। संविधान का पालन करें और उसके
और देश से संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये कौन फैसला लेगा इस बात पे कि मैंने आदर किया या नहीं किया? जनरली कौन फैसला लेता है? सरकार। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो इसका मतलब आप भगत सिंह से इंस्पायर होकर संसद में बम फेंक सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको अलाउड है, जैसे उन बच्चों ने किया था जो घुस गए थे संसद में, वो भगत सिंह से एक्चुअली ज़्यादा इंस्पायर थे। तो उन्हें कोर्ट में दलील लेनी चाहिए, सर मैं तो अपने मौलिक वो कहते हैं कर्तव्य का पालन कर रहा था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। अगला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। चलो ठीक है, पॉइंट अच्छा है, लेकिन फिर वही पॉइंट आता है ना कि इसका फैसला कौन लेगा कि मैंने रखा है नहीं रखा। देश की रक्षा करें और ये क्या लिखा है, राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान, अच्छा बुलाने पे, ठीक है, मतलब देश की रक्षा करें और आपको बुलाया जाए तो देश की सेवा करें। फिर वही पॉइंट आता है, देश की सेवा या देश के नेता की सेवा। यहाँ पे मैंने कहा राष्ट्र और राष्ट्र में फ़र्क हो जाता है। जैसे हिटलर ही जर्मनी है, वैसे इंदिरा ही इज़ इंडिया है। बाकी अभी कोई सरकार में तो उसके बारे में नहीं बोलेंगे हम। ठीक है। बस में पॉइंट सिंपल सा है, आह्वान करें तो किसके लिए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रशिया के सोल्जर यूक्रेन में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, यूक्रेन के नागरिक को मारे जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। ये सब किसके नाम पे हो रहा है? देश के नाम पे हो रहा है। तो रशिया के जो सैनिक हैं वो यूक्रेन में रशिया के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो यूक्रेन में पुतिन के लिए लड़ रहे हैं। बात दोनों में फ़र्क समझिएगा, देश के लिए लड़ना और देश के नेता के लिए लड़ने में फ़र्क होता है। जितने भी युद्ध हैं वो क्या है? किसी नेता का अहंकार से ज़्यादा कुछ नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध क्या है? हिटलर के अहंकार से ज़्यादा कुछ नहीं है। ना उसका अहंकार होता, ना वो पोलैंड पर कब्जा मारने की कोशिश करता, ना युद्ध शुरू होता। सेम प्रथम विश्व युद्ध क्या है? वही प्रथम विश्व युद्ध क्या है? सर्बिया का अहंकार से ज़्यादा कुछ नहीं है। ना सर्बिया के नेशनलिस्ट ने गोली मारी होती ऑस्ट्रिया के प्रिंस को, ना प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता। तो आप कोई भी युद्ध देख लो, ये बड़ी एक पोएट है, मैं उनका नाम भूल गया, उनकी एक अच्छी बात है, मैं थक गया हूँ सुन सुन के उन चीखों को जो युद्ध में दबा दी जाती है, क्योंकि कोई बूढ़ा नेता ये फैसला लेता है कि जवान को मरना है। होता युद्ध कौन करता है? जवान। और कौन फैसला लेता है? वो जो एक्सपायरी डेट के पास है, वो नेता बन के बैठता है और वो ये फैसला लेता है कि एक जवान को युद्ध में जाना है, मरने। तो वो ये पॉइंट यही है सिंपल सा कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पर वही मतलब है, इसका मतलब क्या है किसी को नहीं पता। देश और व्यक्ति में फ़र्क कैसे किया जाए किसी को नहीं पता। अगला, देश के सभी लोगों में समरसता क्या होता है भाई? सिमिलैरिटी और समान। भाई ये नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, क्या लिखा है? समान भ्रातृत्व क्या होता है ये? भ्रातृत्व, भाईचारा। अच्छा, ब्रदरहुड। ओके ठीक है। भ्राता बोलते हैं ना, ये संस्कृताइज्ड हिंदी है ना, ये प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं लिखा था। एक मिनट देख लेते हैं। आर्टिकल 51A, citizens should promote harmony and a sense of brotherhood among all Indians regardless of difference of religion, language, region, section. They should also reject behavior that is ठीक है। मतलब बेसिकली स्त्रियों का सम्मान करना है और भाईचारा बनाए रखना है, ये कह रहा है पांचवा। ठीक है। अगला क्या हो गया? कोई सम्मान नहीं क्या हुआ? स्त्रियों का सम्मान। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, सम्मान जो होता है ना वो खैरात में नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है या छीनना पड़ता है। कि सम्मान जो होता है वो खैरात में नहीं मिलता, उसे या तो कमाना पड़ता है या फिर छीनना पड़ता है। सबसे बड़ी ये सम्मान की बात है, तो इज्जत दे सकते हैं। इसमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो महिलाओं के केस में प्रॉब्लम जो होती है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, महिलाओं के अंदर जेंडर कॉन्शियसनेस नहीं है। यही फेमिनिज्म की सबसे बड़ी तकलीफ़ है। जैसे महिला, जैसे मैं बार बच्चों को पढ़ा रहा था, यूपीएससी की बात है, बच्चों को मैं पढ़ा रहा था आरक्षण। उसमें आपको पता है ना, आरक्षण केवल SC ST को मिलता है आरक्षण प्रमोशन में, और किसी को नहीं मिलता। तो ऐसी बात चल रही थी, वो कह रही सर ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं क्यों, क्या हो गया तुम्हें, क्या की तकलीफ है? कह रही क्या बोलते हैं सर ये क्या बात हुई, एक तो उन्हें जॉब में भी स्टार्टिंग में भी आरक्षण मिल गया, उसके बाद प्रमोशन में भी आरक्षण। तो मैंने कहा देखो यहीं पे तुम्हारी कमी आ गई।
तुमने सबसे पहले प्रेफरेंस किस चीज़ को दी? अपनी जाति को। तुम्हें प्रेफरेंस किस चीज़ को देनी चाहिए थी? अपने लिंग को। आपको ये बोलना चाहिए था सर SC ST को ही क्यों, महिलाओं को भी प्रमोशन में आरक्षण दो, क्योंकि ये तीनों ही प्रमोट नहीं होते हैं। पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप किसी भी फीमेल से बात कर लो, सबसे पहले अपने रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कास्ट को रखती है। अपने जेंडर को रेयरली कोई फीमेल होगी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती है। ये इसलिए क्या होता है, यूनिटी नहीं है, और जहाँ यूनिटी नहीं है वहाँ बदलाव नहीं आता। इसका एग्जाम्पल क्या है, भारत में एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो फीमेल वाली हो, सारी मेल पार्टीज हैं। इसका नुकसान क्या होता है, बीजेपी के राज्य में अगर रेप मर्डर हो रहा है तो कांग्रेस चिल्लाएगी, कांग्रेस के राज्य में हो रहा है तो बीजेपी चिल्लाएगी। ऐसा नहीं है कि दोनों में चिल्लाया जाए। जैसे मैं बात करूं, स्मृति ईरानी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर रही है बीजेपी की, जब भी कांग्रेस के राज्य में कुछ होता था बहुत चीखती थी वो हाँ, और जैसे बीजेपी के राज्य में कुछ होता था चुप। सेम है आपका क्या नाम है, प्रियंका गांधी वाड्रा, जब भी कांग्रेस के राज्य में कुछ होता है चुप, बीजेपी के राज्य में कुछ होता है तो चीखना शुरू करती है। क्योंकि फ़र्क समझिए, स्मृति ईरानी वुमेन मिनिस्टर हैं बीजेपी की वजह से। बीजेपी पार्टी में, बीजेपी पावर में स्मृति ईरानी की वजह से नहीं है। तो अगर उसे वुमेन मिनिस्टर बने रहना है तो उसे बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अब इमेजिन करो कोई एक पार्टी होती जो सिर्फ वुमेन कॉज पे होती, उसे फ़र्क पड़ता कि कांग्रेस का राज्य है बीजेपी का राज्य है? नहीं पड़ता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीमेल राइट्स के साथ यही है कि उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। तो इसलिए क्या है, उन्हें जो पेट्रियार्कल पार्टीज है उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, बदलाव आता ही नहीं क्योंकि जेंडर कॉन्शियसनेस है ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। तो आपने सम्मान वाली बात बोली तो उसमें मुझे याद आया, तो ये सम्मान तभी मिलेगा जब आपकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी होगी, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं होगी तो आपकी खुद की राजनीति नहीं होगी। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं क्या कहना मतलब, वो पार्टी जिसमें मर्द भी हो, मैं नहीं कह रहा मर्द ना हो, लेकिन उस पार्टी का कोर क्या हो, सिर्फ जेंडर। जैसे हमारे पास देखिए, हमारे पास जात के नाम पे पार्टियां हैं भारत में, धर्म के नाम पे पार्टियां हैं, बीजेपी हो जाए या अवुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMM, धर्म के नाम पे, बीजेपी हिंदुओं के नाम पे है, वो मुसलमानों, जात के नाम पे BSP प्योर दलित पार्टी कहती है वो अपने आप को, वो सिर्फ जात के नाम पे पार्टी है। आप पे भाषा के नाम पे पार्टी है AIADMK DMK, उनका जिंदगी सिर्फ ये है कि तमिल को प्रोटेक्ट करना है। तो आप पे भाषा के नाम पे पार्टी है जिसका कोर क्या है, सिर्फ भाषा को बचाना। आप पे जात के नाम पे पार्टी है जिसका कोर क्या है, सिर्फ जात को बचाना। आप पे धर्म के नाम पे पार्टी है, लेकिन भारत में एक भी, भारत के दुनिया में एक भी, छोटी मोटी कोई होगी तो मुझे नहीं पता, पर दुनिया में एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका कोर क्या हो, जेंडर हो। लिंग महिला या पुरुष। हाँ, लिंग जेंडर क्वेश्चन किसी पार्टी का नहीं है। हर पार्टी ने वुमेन एजेंडा ले लिया है लेकिन कोर नहीं है। बीजेपी का कोर रिलीजन है, कांग्रेस का कोर लिबरलिज्म है, और आप कह सकते हैं कास्टिज्म है। किसी का भी कोर जेंडर नहीं है, और जब कोर ही नहीं होगा तो बात कैसे होगी? ये मेन प्रॉब्लम है। और इसीलिए फेमिनिस्ट की पता दो वो कहते हैं हमारे जो संघर्ष है ना, 2 चरण में। पहले चरण में हमें महिलाओं को ही समझाना है कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, फिर हम दूसरे चरण में जाएंगे पुरुषों से लड़ने के। पहला चरण ही पूरा नहीं हो पा रहा है, और ये बहुत कॉमन है। मैंने हमेशा देखा है जनरली लड़कियां लड़कियों को पीछे खींचती है, ये मैंने बहुत देखा है, और 1-2 बार नहीं, मैंने 1000 बार देखा है। नौकरियों में मैंने देखा है जेंडर कॉन्शियसनेस बहुत वीक है। जैसे आप देखिए जातियों के नाम पे प्रमोशन होता है, अगर आप सीनियर आपकी जाति का है ना तो प्रमोट कर देता है, कहता है यार इसकी ये मेरी जाति का, वो लोग खेलते हैं यार, तू भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण, चलो काम करते हैं। हाँ, तो लड़कियों के पास जो आसपास जो भी पुरुष जाति होते हैं वो दूसरी लड़की को बुलाते तो बताएं इनको लड़कियां ऐसी होती, तुम्हारे बारे में भी बताइए कि तुम दूसरों के बारे में ऐसे ही बताएं। और उसके केस में उल्टा हो जाता है। अगर लड़की होगी ना सीनियर की, यार इसे प्रमोट नहीं करना है, बड़ी ट्रबल परेशान करती है यार, इसको प्रमोट कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने ये बताया मेन प्रॉब्लम यही है फेमिनिज्म की, कि इनका जेंडर कॉन्शियसनेस शून्य के बराबर है। और ये पता है वीकर सेक्स में पाया जाता है, वीकर सेक्स हो या वीकर स्पीशीज़ हो। आप नेचर में अगर देखेंगे ना, वीकर स्पीशीज़ आपस में लड़ती है, वीकर स्पीशीज़ कभी ताकतवर से लड़ ही नहीं सकती। तो वीकर स्पीशीज़ के बाद तरीका क्या होता है, आपने देखा किसी पे गुस्सा आया उसे तो मार नहीं पाया, भाई के चाटा मार दिया, ठीक है। तो तू ज़्यादा बोल रहा था, तो इसीलिए होता है। चलो कोई बात नहीं, तो आपने बोला तो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। बेसिकली अपनी जो क्या बोलते हैं सोसाइटी है,
संस्कृति माने कल्चर, जो आपका कल्चर कस्टम्स है उनको प्रोटेक्ट करे, प्रोग्रेस करे, ये पॉइंट अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा जिसके अंतर्गत वन, झील, वन्य, मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने का है ये पॉइंट। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अरे वाह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और आपके मिनिस्टर कहते हैं लिज्जत, कहते हैं भाभी पापड़ खाओ और इससे कोरोना नहीं होता। ये पता नहीं मध्य प्रदेश के थे कहाँ के थे, बड़े वायरल हुए थे। दूसरे हमारे पता एक और व्यक्ति हैं जो कहते हैं थाली बजाओ, ताली बजाओ, ठीक है, गो कोरोना गो के नारे दिए गए थे जैसे जैसे साइमंस गो बैक के, ठीक है। तो ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे नेताओं का। अब उसके बाद क्या ही बोला जाए। चलो अगला देखते हैं। जैसे एक है, हमने देखा है वो डॉक्टर है, पता है वैसे क्या नाम है, पुलकित नाम याद आ रहा है, एक डॉक्टर प्रवक्ता है बीजेपी का, संबित पात्रा, एग्जैक्टली। संबित पात्रा जी ऐसी डिबेट में चले थे, वो कह रहे थे गाय का गोबर ना कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर वहाँ पे एक व्यक्ति था, ठीक है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, उसने मजे ले लिए। उसने बोला, एक हिंदू महासभा के जो इस वक्त चीफ हैं वो भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि गाय का गोबर ना अगर आप अपने शरीर पे लगा लो तो वो आपको रेडिएशन से भी बचा सकता है, न्यूक्लियर रेडिएशन से। तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने मजे ले लिया, उसने कहा कि ये ना एक्चुअली क्या है, आपने डिबेट जल्दी रख ली तो ये जल्दीबाजी में आ गए, पूरा पढ़ नहीं पाया उस पैराग्राफ को। उसमें ये भी लिखा था कि अगर गाय का गोबर खा लो तो उससे दिमाग भी बढ़ता है। देखिए ठीक है, होंगे उसके उसके क्या था, आयुर्वेद में उसका इस्तेमाल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो आप मेडिसिन खाते हैं उसके आते कहाँ से हैं पार्ट्स, हम नेचर से ही निकालते हैं, बिल्कुल होगा। गाय हो, जैसे आपका गंगा जल में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पाया जाता है जो उसे प्यूरीफाई रखता है, ये सब ठीक है, ये साइंटिफिक है, वैलिड भी है, लेकिन इसको इतना एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है गाय का गोबर, देखिए हमारे गाँव में आज भी वो फ्यूल का काम करता है, कंडे पे रोटियाँ बनती हैं, बहुत काम आता है गाय का गोबर, नो प्रॉब्लम उसमें, ठीक है। उसमें हो सकता है कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जैसे नीम वगैरह में है, तुलसी में, उसमें भी होगी, पर उसको इतना एग्जैजरेट कर देना कि न्यूक्लियर रेडिएशन से बचा लेगा, मतलब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। विश्वास, अंधविश्वास वाली कहानी, पतली लाइन। तो ये है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हमारे नेतागण मानते हैं। अगला पॉइंट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, हाँ ये तो सभी मानते हैं। अगला, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने, मतलब बेसिकली एक्सीलेंस, कि हर फील्ड में कोशिश करें कि आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़ें, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ रेसलिंग फेडरेशन के लोग भी हैं, ब्रिजभूषण जी, जो कहते हैं दबदबा तो कायम है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, क्या चीज़, हाँ ब्रिजभूषण, जिसमें हमारे महिला पहलवानों ने इल्ज़ाम लगाया था, फिर उसने एक भाषण दिया था कि दबदबा तो कायम है आज ये मेरा। उसका हुआ कुछ नहीं, ये मैंने आपको बताया, यही हमने अनुच्छेद 14 में पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट ऐसा ही होता है, ताकतवर हो तो आप वरना सोचो। और यही मैंने आपको निर्भया रेप केस की भी कहानी बताई थी कि आप लोग उस रेप केस के खिलाफ इसलिए नहीं थे कि इस केस में भी वही है जो लखनऊ वाला केस हुआ है, सॉरी कोलकाता वाला, उसमें भी सेम कहानी है। लोग उसके खून के प्यासे इसलिए नहीं है कि वो बलात्कारी है, इसलिए है कि वो कमज़ोर व्यक्ति है। अगर वही किसी नेता गण का बच्चा होता फिर देखते आप, इसको वोट डाल के हम संसद में भेज देते, कहते तुम्हारी जरूरत वहाँ पे ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। एनीवे क्लियर है, इसको लाए गए थे 46वें संशोधन में, अनुच्छेद जो भी है 11वां। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। अनुच्छेद 51A है जो आपका मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, इसको आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार लाई थी और इसे 42वें संशोधन के तहत लाया गया था सुरन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में। इसमें 11 प्रावधान हैं जो कुछ ठीक हैं, कुछ अजीब हैं, कुछ समझ में नहीं आते, इस तरह के प्रावधान है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ प्रावधान तो मैं बेसिकली कह रहा था कि ये 2 पॉइंट हमने देख लिए हैं, अब हम अगली क्लास में बाकी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो अब हम अगला चैप्टर जो अध्याय शुरू करेंगे, क्या है इसमें,
अच्छा, संघ की कार्यपालिका मतलब वही राष्ट्रपति से शुरुआत होगी, राष्ट्रपति की नियुक्ति, निकाला कैसे जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे। बात किया तो दूसरी क्लास की। ठीक है सर, थैंक हाँ अच्छा ध्यान आया मुझे, आपका नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा ज्योग्राफी। ठीक है, एक मैडम है वो आपको पढ़ाएंगी, मेरे मतलब मेरा होगा 2 से 3, उसके बाद 3 से 4 उनका होगा। ठीक है, चलिए।